तो हमारी डिस्कशन लीज और बाय डिसीजंस को लेकर चल रही थी। उसमें कल हमने लेसर्स के केसेस को डिस्कस किया और जो कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन हमने देखा पास पेपर को, उसमें लेसी की भी रिवीजन आ गई थी डीएस लीजिंग के क्वेश्चन में। तो लेसर के हमने जो सिनेरियोज देखे थे उनमें हमने कहा जी, एक हमें लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबिलिटी का कहा जा सकता है, दूसरा हमें लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक इवन लीज रेंटल डिटरमिन करने को कहा जा सकता है, और तीसरा हमें लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट एनपीवी के साथ लीज रेंटल कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। तो ये तीनों सिनेरियोज हमने लेसर के भी देखे और लेसी को भी हमने रिव्यू किया। उसमें एसेट लेसर बाय करे, लेसी बाय करे, डिफरेंट एसेट कैश फ्लोज बनते हैं। ओन फंड से बाय करें तो क्या सूरत हाल है, लोन से बाय करें तो लोन की रीपेमेंट डिफरेंट तरह से हो सकती है, बुलेट रीपेमेंट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हो सकती है, इक्वल इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन इक्वल इंस्टॉलमेंट हो सकती है, प्रिंसिपल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट हो सकती है। तो तीन तरह के हमने ये रीपेमेंट शेड्यूल बनाना भी सीखे। बेटा मेरा थोड़ा सा इधर हो जाए, थोड़ा सा इधर निकल जी, ठीक है बेटा, थैंक यू। तो हमने तीन तरह के रीपेमेंट शेड्यूल बनाना भी सीखे और उनसे रेलेवेंट कैश फ्लोज भी बनाने हमने सीखे। तो कोई इशू कल के लेक्चर से, क्विक ओवरव्यू मैंने दिया हमारी कल की डिस्कशन का, कोई पॉइंट? अच्छा जी, मजीद फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो रिलेटिवली रीसेंट अटेम्प्ट के हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है रेड लिमिटेड का, समर 19 का क्वेश्चन नंबर 2 है। समर 19 क्वेश्चन नंबर 2, और ये हमारे पास जो किताब में है ये क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है रेड लिमिटेड, और ये पेज नंबर 131 पे है। अच्छा जी, रेड लिमिटेड का क्वेश्चन जिसमें हम बात करने जा रहे हैं। वी स्टार्ट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट ए, एडवाइज द मोस्ट फीजेबल ऑप्शन टू द कंपनी, 15 मार्क्स, और पार्ट बी सेंसिटिविटी एनालिसिस पे है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। 8 मार्क्स की इसमें सेंसिटिविटी है, दो डिफरेंट सेंसिटिविटी के एरियाज हैं जिन पे हमें चेक करने को कहा गया है। हम पहले पार्ट के हिसाब से पहले क्वेश्चन को देखते हैं, एडवाइज द मोस्ट फीजेबल ऑप्शन टू द कंपनी। रेड लिमिटेड यूजेज heavy duty imported machine for the manufacturing some of its products. The machine is replaced every 5 years. The machine presently in use was acquired 5 years ago for 48.5 million and its disposal value is estimated to be 11.9 million. During a recent management meeting, Chief Operating Officer informed that the price of the new machine has significantly increased due to devaluation of Pak rupee. He therefore proposed that RL should not dispose of this machine at the end of 5 years and rather get it overhauled locally and continue to use it for further 5 years. ये कुछ पिछले सवाल से UVW जैसा थोड़ा सा इसमें इंप्रेशन आया, वहां पे भी कोई ऐसी बात ही आई थी, जनरेटर को नया ना खरीदें, ओवरऑल करा के चलाएं, तो ये भी कोई वैसी बात ही लगी है इनिशियली। Details relating to each option are as follows. Option 1, overhauling of machine. Overhauling cost would be 35 million. It is expected that annual maintenance cost of overhauled machine would be 10 million at current prices, which would be 60% higher in comparison with the annual maintenance cost of a new machine. The cash flows relating to maintenance cost would arise at the end of the year. The disposal value of the overhauled machine at the end of 5th year at current prices is estimated to be 9 million. Replacement of machine. Second option, the cost of new machine is as under. Price 350 $140 के हिसाब से 49 million. Custom duty and sale taxes जो non refundable हैं, so accordingly they will become the part of the cost 25%. Total cost बनेगी 61.5 million. The estimated disposal value at the end of 5th year at current prices is 40% of the total cost of the new machine. So यहाँ पे जो एक डिफरेंस आया पिछले सिनेरियो के मुकाबले में UVW से इधर आते हुए, कि UVW में दोनों ऑप्शन की लाइफ फर्क थी, एक की 2 साल एक की 3 साल, यहाँ पे दोनों की लाइफ सेम है, 5 साल है। तो आपको ज़हन में स्टेप आ जाना चाहिए कि एक्सेप्ट जो EAC वाला निकला था वो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे NPV वाले पे ही बात खत्म हो जाएगी। अदर इंफॉर्मेशन, rate of inflation over 5 years is expected to be 5% per annum. The rate applicable to RL is 30%. Tax rate applicable to RL is 30%. The new machine is subject to initial and normal depreciation of 25 and 10% respectively.
under reducing balance method. The overhauling cost is subject to a normal depreciation at the rate of 10% under reducing balance method. RL earns sufficient profits to adjust the claims arising out from the depreciation of the machine. RL's weighted average cost of capital is 15%. अच्छा जी, अब ये हमें क्वेश्चन का डाटा दे दिया गया है, इसमें हमें दो ऑप्शंस दी गई हैं, उन दोनों ऑप्शन पे हमें फैसला करना है कौन सी ऑप्शन बेहतर है। हम जो चीज यहां पे नोट कर रहे हैं कि हमें एसेट के यूज से रिलेटेड कैश फ्लो दिए गए हैं, बेनिफिट साइड दी नहीं गई, तो हमें बेसिकली दोनों ऑप्शन के एसेट कैश फ्लोज बनाने हैं, दोनों ऑप्शंस की एसेट कैश फ्लोज की पीवी लेनी है, लेकिन नेगेटिव आएगी। जिस ऑप्शन की पीवी लेस नेगेटिव होगी उसको हम रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ यूजिंग द मशीन फॉर 5 इयर्स निकालना है। ओवरऑल करा के 5 साल यूज करें तो 5 साल यूज की कॉस्ट क्या आ रही है एंड इट्स एसोसिएटेड बेनिफिट जो एसेट रिलेटेड ही है, और अगर नई मशीन लेके 5 साल यूज करें तो उसकी कॉस्ट एंड एसोसिएटेड बेनिफिट जो एसेट कैश फ्लो से रिलेटेड है वो क्या है, दोनों की पीवी लेनी है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बार बार करंट प्राइसेस का जिक्र हुआ, यहां से पता लगा वो रियल और नॉमिनल का डिसीजन भी लेना है। तो व्हाट इज योर डिसीजन, रियल और नॉमिनल? रियल अप्रोच और नॉमिनल अप्रोच? कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो नॉमिनल है, इन्फ्लेशन 5% है, डाटा करंट प्राइसेस में है, रियल अप्रोच नॉमिनल अप्रोच? टैक्सेस, लेकिन अब उसके साथ हमने एक स्टार लगा दिया है, टैक्सेबल डेप्रिसिएशन इज आल्सो इन्वॉल्व। टैक्सेस तो हैं लेकिन टैक्सेबल डेप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व है, इसलिए मनी कैश फ्लोज हमें नॉमिनल अप्रोच पे जाना है, क्योंकि क्या टैक्सेस तो यूवीडब्ल्यू में भी इन्वॉल्व थे, लेकिन वहां पे हम नॉमिनल अप्रोच पे नहीं गए थे, हम रियल अप्रोच से चल पड़े थे, बट यहां पे हमें नॉमिनल अप्रोच से चलना है। तो दो ऑप्शन, दोनों के कैश फ्लोज बनाएंगे, और लेट्स स्टार्ट विद ओवरऑल एंड ओवरऑलिंग ऑफ मशीन। वहां से हम बात शुरू करते हैं कि हम मशीन को ओवरऑल करा के 5 साल इस्तेमाल करें तो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31, हम पार्ट ए कर रहे हैं और इसमें ओवरऑल ऑप्शन को हम वैल्यूएट करने जा रहे हैं। अच्छा जी, 5 साल मशीन ने चलना है और टैक्सेस के बारे में उसने नहीं बताया कि एरिया में इसका मतलब सेम ईयर में रहेंगे, ओवरऑल 0 में होगी, और फिर 5 साल मशीन चलेगी तो 0 से 5 तक कैश हो जाएंगे, और डाटा उसने हमें मिलियंस में वैल्यूज दिए हुए हैं, तो मिलियंस में हम वैल्यूज लेके चलेंगे। सो 0 से 5 तक के कैश फ्लोज बनाने जी हमें, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले तो आएगी रेलेवेंट ओवरऑल कॉस्ट। हमने फ्यूचर कैश फ्लो लेनी है, ओवरऑल कॉस्ट लेंगे, फिर हम मशीन की रेजिडुअल वैल्यू ले आएंगे। टैक्सेस सेम ईयर में है, तो हम ओवरऑल कॉस्ट को पोस्ट टैक्स क्यों ना ले लें, क्योंकि टैक्स सेविंग अलहदा जो लेनी है हमने, तो हम टैक्सेस ईयर में होते ना तो ओवरऑल कॉस्ट अलहदा आती, टैक्स सेविंग अलहदा आती, लेकिन यहां पे हम एक ही लाइन में इसको डील कर सकते हैं, नेट ऑफ टैक्स कर लेंगे। बहरहाल रेजिडुअल वैल्यू है, इसके बाद टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन आएगी, ऐसा ही है जी, ओवरऑलिंग के ऊपर भी डेप्रिसिएशन मिलनी है ना, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन आएगी। एनी अदर आइटम जो हमें यहाँ पे लगता हो हमारे लिए रेलेवेंट बनेगी? सॉरी, ओवरऑलिंग कॉस्ट, बिल्कुल ठीक जी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओवरऑलिंग कॉस्ट को तो पोस्ट टैक्स करना है, जिसको डेप्रिसिएशन आ रही है, मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट को पोस्ट टैक्स करना था। ओवरऑलिंग कॉस्ट पे तो टैक्स सेविंग आनी है, पोस्ट टैक्स मेंटेनेंस कॉस्ट, जी जनाब, यहाँ पे हम लेंगे पोस्ट टैक्स मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि ओवरऑलिंग तो हमारी कैपिटल कॉस्ट है, आपको पता नहीं लगता, सोए होते सारे मेरी तरह। तो लीजिए जनाब, सो हम एसेट को ओवरऑल कराएंगे, ओवरऑल करा के हम ओवरऑलिंग से रिलेटेड ओवरऑल एसेट 5 ईयर बाद बिकेगा, ओवरऑल एसेट पे में डेप्रिसिएशन अलाउ होगी, टैक्स सेविंग उस पर मिलेगी, और ओवरऑल एसेट को ऑपरेट करने की मेंटेनेंस कॉस्ट, ये हमारे रेलेवेंट कैश फ्लोज हैं जो हमें गिवन है। इसके अलावा कोई आइटम हमें ओवरऑलिंग से रिलेटेड नहीं जी, फिलहाल यही है, और हमने सारे वैल्यूज मनी टर्म में लेने हैं, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग विद द ओवरऑल, व्हाट इज द ओवरऑलिंग कॉस्ट? 35 मिलियन, और ये करंट टर्म में है, और ये करंट टर्म में 0 में हम ले रहे हैं, तो 0 में 35 रहेगी, कोई इस पे इंपैक्ट नहीं आता इन्फ्लेशन का। इसके बाद आ जाए जी इसकी रेजिडुअल वैल्यू, इसकी पहले ऑप्शन 1 के पैरा के एंड पे लिखा हुआ है कि ओवरऑल मशीन की एस्टिमेटेड प्राइस, डिस्पोजल वैल्यू ऑफ ओवरऑल मशीन एट द एंड ऑफ 5th ईयर एट करंट प्राइस इज 9 मिलियन, तो हमें तो नॉमिनल चाहिए ना,
तो 9 मिलियन इंटू 1.05 रेज टू पावर 5 कितनी बनी जी इसकी रेजिडुअल वैल्यू? 11.49 ये आ गई जी वैल्यू। टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन, तो इसके लिए हमने जो तरीका सीखा हुआ है कि हम डेप्रिसिएशन पकड़ेंगे वर्किंग वन से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट से जो कि है हमारा 30%। यही वर्किंग हम इससे प्रेजेंट करते आ रहे हैं। तो वर्किंग वन में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, सालाना डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम टैक्स के रेट से। डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड विद द टैक्स रेट, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड विद द टैक्स रेट वर्किंग वन। डेप्रिसिएशन के लिए हम एक कॉलम बनाते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन का और एक बनाएंगे ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन का। इसमें थोड़ी सी आपकी एक नया अंदाज है, एक नया स्टाइल ऑफ वर्किंग है यहाँ पे जो देखना है आपको, जो कि आईकैप हमें अक्सर टेस्ट करता है। अब यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी है कि हमने एक एग्जिस्टिंग एसेट को ओवरऑल कराना है। आल्दो उसने अदर इंफॉर्मेशन नोट नंबर 2 में उसने सेकंड लाइन का आखिरी जुमला शुरू हो रहा है जी, पढ़िएगा जरा। द ओवरहॉलिंग कॉस्ट इज सब्जेक्ट टू नॉर्मल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लेकिन इनफैक्ट ओवरहॉलिंग कॉस्ट डेप्रिशिएट नहीं होती, ओवरऑलिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, फिर जो रिवाइज्ड वैल्यू WDV आती है उस पर डेप्रिसिएशन अवेलेबल होती है। तो यहां पे हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एग्जिस्टिंग एसेट की पहले निकालनी पड़ेगी WDV क्या है, फिर उसमें डालनी पड़ेगी ओवरऑलिंग कॉस्ट और उस पर फिर रिड्यूसिंग बैलेंस से डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे। और पहले हमें जो एग्जिस्टिंग एसेट की WDV निकालनी है उसके लिए पैरा नंबर 1 पे जाना पड़ेगा आपको, जिसमें उसने लास्ट सेंटेंस में लास्ट लाइन में बताया हुआ है कि 5 साल पहले 48.5 का खरीदा गया था और जिसकी डिस्पोजल वैल्यू इज एस्टिमेटेड आज 11.9 है। तो अब हम इसकी तरह कहानी बनाएं, अगर 5 साल पहले मैंने ये 48.5 का लिया था 5 साल पहले, अब मुझे पहले साल की डेप्रिसिएशन के लिए इसकी WDV डिटरमिन करनी है। 5 साल पहले लिया तो इस पे 5 सालों में डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है। पॉलिसी वही रहेगी जो नोट नंबर 2 में इसने बताई है हमें कि एसेट पे पहले साल 25% चार्ज होती है। जरा देखो जरा तसल्ली जरा, तो पहले साल इस पे इनिशियल डेप्रिसिएशन मिली होगी 25, ये इनिशियल डेप्रिसिएशन के बाद की WDV। इसके बाद नॉर्मल डेप्रिसिएशन 10% 5 साल, इसका मतलब इसको 0.9 रेज़ टू पावर 5, तो ये WDV मिल गई मुझे 0 की। अब मैं इसको ओवरऑल कर लूं, 35 मिलियन का ओवरऑल कर दिया, ये मेरी WDV आफ्टर ओवरऑल बन गई। इस पे मुझे अब 10% की डेप्रिसिएशन मिलनी है, जो कि कितनी बनती है जी, जी 5.65, और ये ईयर 1 में आएगी 2, 3, 4, 5 और 5 में बैलेंसिंग। आगे कहानी वही है, ठीक है, बैलेंसिंग आएगी। और बैलेंसिंग के लिए मैं देखना पड़ेगा टोटल अलाउबल डेप्रिसिएशन। तो टोटल अलाउबल डेप्रिसिएशन आपकी कैसे बनेगी भाई, ये पकड़ोगे यहां से फिगर, ऐसा ही ये फिगर पकड़ोगे कितनी है, मुझे हेल्प करना, ये फिगर कितनी है 56.48, इसमें से ये माइनस करोगे, ऐसा ही WD रेजिडुअल वैल्यू 11.49, 44.9, ये फिगर ठीक निकाल लीजिए मैंने, टोटल अलाउबल डेप्रिसिएशन। ऐसी बात है ना कि टोटल मेरी WDV जो मुझे अवेलेबल हुई चार्ज करने के लिए डेप्रिसिएशन वो ये है, इसमें से जो रेजिडुअल वैल्यू मेरी रिकवर हो जानी है वो लेस कर दी, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गई। अब आगे कहानी आसान है, 5.65 का 90% रिड्यूसिंग बैलेंस चलेगा ना, 5.09, इसका 90%, इसका 90% और बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन 25.55। लीजिए जी, ये हमारे पास टैक्स डेप्रिसिएशन आ गई 5 सालों की, और हमने तो टैक्स डेप्रिसिएशन लेनी होती है टैक्स सेविंग। तो उसके लिए हमने कहा था, हमें ये यहां पे किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई बेटा जो हमने मशीन ओवरऑल करवानी है उसकी कॉस्ट 5 साल पहले क्या हमने पे की थी, और 5 साल गुजरने के बाद उसकी WDV क्या है, मतलब आज उसकी WDV क्या है बिफोर ओवरऑल, ये मैंने निकाली है। आज बिफोर ओवरऑल उसकी WDV क्या है, उसको इनिशियल डेप्रिसिएशन लगी 25% की, उसके बाद 10% की डेप्रिसिएशन लगी 5 साल गुजर गए ना, तो ये मेरी आ गई यहाँ के आज तक की WDV बिफोर ओवरऑल, इसमें ओवरऑल ऐड कर दिया तो ये रिवाइज WDV होगी
अवेलेबल फॉर डेप्रिसिएशन, कहानी शुरू होगी डेप्रिसिएशन की, ठीक है। 10% रिड्यूसिंग बैलेंस से आगे सिलसिला चल पड़ा। तो जी किसी और स्टूडेंट को यहां पे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए? अब बात शुरू कीजिए जनाब। टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, पहली डेप्रिसिएशन 1 की सेम ईयर 56.65 का 30%, 1.70 और 5.09 का 30%, 4.58 का 30%, 4.12 का 30%, 25.55 का 30%, 7.67। ये हमारे पास जी ओवरऑल कॉस्ट आ गई, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट आ गई, और ओवरऑल एसेट की डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग। फ्यूचर कैश फ्लो हम बना रहे हैं अगर हम इस ऑप्शन के साथ चलें। आखिरी आइटम पोस्ट टैक्स मेंटेनेंस कॉस्ट है। हमें बताया गया है कि ओवरऑल एसेट की मेंटेनेंस कॉस्ट 10 मिलियन होगी करंट प्राइसेस में। तो मैं पहले साल की अगर देखूं मेरी प्राइस क्या निकलेगी, मैं इसको देखूं अगर, तो 10 मिलियन इंटू 1.05 रेज़ टू पावर n कर देता हूं जी, मैं सीधा सीधा 1 2 3 चलता आ जाएगा ना आगे, इंटू पोस्ट टैक्स करना है तो 1 माइनस 0.3 कर देते हैं, ऐसा ही है। पोस्ट टैक्स कॉस्ट हमें से लेनी है ना, तो ये हमारी पोस्ट टैक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो बोलते जाइए पहली कॉस्ट क्या जो 1 में आएगी, 7.35, 2 में सिर्फ आपने n चेंज करते जाए, 1.05 करते जाना और कुछ नहीं है इसमें। 7.2, नेक्स्ट नेक्स्ट 5.1 and the last one 8.93। लीजिए जी, आई थिंक इस ऑप्शन के कैश फ्लोज हमारे तैयार हैं। अब हम यहां पे इनके नेट कैश फ्लो ले लेते हैं, डिस्काउंट फैक्टर लाते हैं इनका। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें गिवन है, डिस्काउंट फैक्टर 15%, प्रेजेंट वैल्यू और इस ऑप्शन का सम यकीनन मिलियन में नेगेटिव में आएगा। कंप्लीट कीजिए इस ऑप्शन को, बताइए इसकी पीवी क्या आ रही है। ये कैश फ्लो दिखेगा, ये आपके ठीक है, मैच हो रहे हैं हमारे। मैं आंसर से देख के लिख रहा हूँ, मेरा ख्याल तो है कि उसका कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन जो डिफरेंट है, बट वैल्यूज मुझे लगता है हमारी सेम ही होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। कोई डिफरेंस हो तो मुझे बताइएगा। मुझे यही लगता है कि हमारी वैल्यूज मैच होनी चाहिए डिस्पाइट डिफरेंट प्रेजेंटेशन, डिफरेंट वे ऑफ कैलकुलेशन। $48.11 नेगेटिव। जी एनी क्वेश्चन, सवाल यहाँ पे जी। हमने ओवरऑल का सिनेरियो डील किया,
अच्छा जी, अब हम दूसरी ऑप्शन की तरफ चलें, रिप्लेस करने की तरफ। क्या भाई पुरानी मशीन बेचो और नई आज ही खरीदो, उससे रिलेटेड हमारी वैल्यूज क्या बनेंगी? रिप्लेस, दूसरी ऑप्शन। आइटम्स, इसके कॉलम इसके भी वही रहेंगे 0 से 5 तक। 0 में आप मशीनरी खरीदेंगे और 5 साल चलानी है आपने। 1 2 3 4 5। रुपीज़ इन मिलियन में ही चलेंगे जी हम यहाँ पे। अच्छा जी, अब इधर क्या क्या होगा? इधर इनिशियल कैपेक्स आएगा, ओवरऑल की जगह इनिशियल कैपेक्स आएगा, रेजिडुअल वैल्यू एज बिफोर, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। कैपेक्स का पहली चीजें क्लोज कर लेना, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे आएगी, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे आ जाएगी। कैपिटल एसेट है ना, तीनों हमने पहले कैपेक्स से रिलेटेड चीजें पूरी कर ली। अब हम एक आइटम और है कैपेक्स से रिलेटेड यहाँ पे, क्या है? पुराना एसेट बेचेंगे, उसकी ट्रीटमेंट भी, उस पर कोई डिस्पोजल पे गेन या लॉस आ सकता है, ठीक है? तो एक आपकी कैपेक्स की आइटम और रहती है, वो डिस्पोजल पे गेन होगा, लॉस होगा, उसका टैक्स इंपैक्ट, टैक्स इंपैक्ट ऑफ गेन ऑब्लिक लॉस। गेन हुआ तो उस पर पेमेंट आ जाएगी, लॉस हुआ तो सेविंग आ जाएगी। ऑन डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन। इसके बाद आप आ जाइए पोस्ट टैक्स मेंटेनेंस कॉस्ट। दैट्स इट, कोई रह गया और इसके अलावा? ठीक है, आपने पुराने एसेट बेच कर नया लिया, पुराने एसेट के गेन लॉस का टैक्स इंपैक्ट भी आ गया, रिलेटेड कैश फ्लो भी ले लेंगे, रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी, नए एसेट पे टैक्स सेविंग एंड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और पोस्ट टैक्स मेंटेनेंस कॉस्ट एज बिफोर। आई थिंक दीज आर द टोटल आइटम्स। लेंगे ना, किसने कहा नहीं लेंगे? अभी देख लीजिए, अभी देखिए तो सही कैसे आते हैं, शुरू तो होने दे कहानी। इनिशियल कैपेक्स, जेब से कितना पैसा जाएगा? मशीनरी कितने की है? 61.25, लेकिन सारा नहीं जाएगा, जैसा कि आपके साथी ने बताया, हमारे कुछ पैसे तो पुरानी को बेच के आ जाएंगे, तो जेब से कितना पैसा जाएगा? हाँ, 49.35। ये है जी इनिशियल कैपेक्स। हो गया, ये मसला था, हल हो गया। तो जनाब हम पुराना बेचेंगे, नया खरीदेंगे, नेट हमारी जेब से ये पैसा जाना है। कैश फ्लो हम बना रहे हैं ना, तो ये कैश फ्लो हमारी जेब से, नई मशीनरी खरीदने पे नेट हमारी जेब से क्या जाना है? रेजिडुअल वैल्यू, हमें कहा गया है जब आप पुरानी नई मशीन खरीद के बेचोगे, एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर एट करंट प्राइसेस इज 40% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन के 40% के बराबर रेजिडुअल वैल्यू है इन करंट प्राइस टर्म। तो मनी टर्म में कितनी हुई? एग्रीड जी? किसी कैलकुलेशन पे समझने में कोई दिक्कत तो पूछेगा। 31.27। टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, वर्किंग 1 हमने ऊपर बनाई थी, वर्किंग 2 हम यहां बनाएंगे। ये तो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्किंग है, सिंपली एक एसेट है, उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है एज पर पॉलिसी, अदर इंफॉर्मेशन के नोट नंबर 2 के मुताबिक, और 5 साल चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। तो वर्किंग 2, 2 कॉलम वर्किंग होती है, एक टैक्स डेप्रिसिएशन और एक ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन। पहली डेप्रिसिएशन 61.25, 25%। इनिशियल डेप्रिसिएशन कितनी बनी जी? 31। फिर डब्ल्यूडीवी क्या बची, जिसपे आप 10% नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी आएगी? 45.94 का 10% लें तो 4.60 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। तो ये 19.91 पहली डेप्रिसिएशन, और ये आएगी ईयर 1 में। 2, 3, 4, 5 और टोटल डेप्रिसिएशन होगी 61.25 माइनस 31.27। कितनी बनी जी टोटल अलाउबल डेप्रिसिएशन? 29.98। लीजिए जी, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन होगी आपकी 4.6 का 90%। 4.6 का 90%, 4.1, 4 का 90%, 3.73 का 90%, 3.35 एंड बैलेंसिंग।
कितनी? नेगेटिव आ रही तो आने दें, डरते क्यों हैं? गेन होगा ना। कितनी है? 1.15। ये गेन होगा ना भाई, तो हमने पढ़ा हुआ ना, आप नेगेटिव आ जाए तो इस पे टैक्स सेविंग मिलती है, इस पे कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, टैक्स सेविंग है या यहाँ पे गेन आने की वजह से कॉस्ट लग जाएगी, टैक्स सेविंग ऑब्लिक कॉस्ट ऑन डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, ऐसा ही है ना, सब एग्रीड है इस वैल्यू पे। चलें फिर इसको मल्टीप्लाई करते जाइए 30% से और 1 बाय 1 बताते जाइए। 30% के हिसाब से पहली सेविंग 19.91 का 30%, 5.97, 4.14 का 30%, 3.73 का 30%, 3.35 का 30%, and the last one is 1.15 का 30%, और ये कॉस्ट है। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एक हमें शायद अब वर्किंग 3 बनानी है पुरानी मशीन का गेन लॉस निकालने के लिए। तो पुरानी मशीन का गेन लॉस निकालने के लिए हम देखेंगे हमारी WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल क्या है और उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या है। रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है 11.9 मिलियन, और WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल अभी हमने ऊपर भी निकाली थी, मैं फिर फैक्टर दोबारा लिख देता हूं, 48.5 था शायद, इंटू 0.75 था, इंटू 0.9 रेज़ टू पावर 5 था। एग्रीड? तो बताइए यहां से WDV क्या आ रही है? सॉरी 21.48। तो हमें नजर आ रहा है लॉस, लॉस ऑन डिस्पोजल, ऐसे ही है जी? कितना लॉस है? 9.58। लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया है, तो लॉस ऑन डिस्पोजल पे अब आएगी टैक्स। लॉस तो होता है नॉन कैश, दिस इज नॉन कैश। कैश इंपैक्ट इसका हम ले चुके हैं, डिस्पोजल का कैश इंपैक्ट आपने ये ले लिया है। लॉस ऑन डिस्पोजल का कैश इंपैक्ट क्या है? टैक्स सेविंग। लॉस ऑन डिस्पोजल का इंपैक्ट क्या है? टैक्स सेविंग। तो टैक्स सेविंग आएगी तो आएगी आज ही आएगी, कितनी आएगी जी? 9.58 का 30%। ये आज करेगा तो 1 में जाएगा ना, स्टार्ट ऑफ द ईयर चल रहे हैं, ख्याल कीजिएगा। तो ये आज आपने डिस्पोज ऑफ किया तो एट द एंड ऑफ द ईयर आएगा ना 2.87। ये सेविंग आई, लॉस पे सेविंग 2.87। टाइमिंग भी इसकी देखने वाली बात है। बेचा आज है, कैश फ्लो इंपैक्ट आ जाएगा, लेकिन आज आपने फर्स्ट डे ऑफ द ईयर लेकर चल रहे हो, ऐसा ही है ना, क्योंकि आपने पहली डेप्रिसिएशन कब ली हुई है? 1 में। इसका मतलब आज आपने पहली तारीख यूज की है, तो आपने डिस्पोज ऑफ किया, ईयर एंड आएगा तो उसका गेन लॉस मिलेगा, 1 में इसका इंपैक्ट आ रहा है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? टैक्स रिटर्न डालोगे तो आएगा ना भाई, टैक्स गेन लॉस है ना। सॉरी, अकाउंटिंग एंट्री नहीं हो रही, कैश फ्लो गिने जा रहे हैं। कैश इंपैक्ट कब आएगा बेटा? डिस्पोजल का कैश इंपैक्ट आज आ गया है, लेकिन डिस्पोजल पे जो लॉस हुआ है, टैक्स लॉस हुआ है, वो टैक्स रिटर्न में जाएगा, तब उसका इफेक्ट आएगा ना। तो टैक्स रिटर्न में जाएगा 1 में, साल खत्म होगा तो टैक्स रिटर्न में जाएगा, साल खत्म होने पर टैक्स रिटर्न में जाएगा, तो उसका कैश बेनिफिट हमें ट्रांसफर होगा। ये कैश फ्लो बन रहे हैं, ये अकाउंटिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंट्रीज डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट से जरा दूर रहें जी। ये यहां पे एक प्रॉब्लम रहती है हमारे साथ, क्योंकि हमने बहुत अरसा जिंदगी में की काउंटिंग होती है ना, बार बार काउंटिंग की तरफ जाते हैं आप, तो इस टेंडेंसी को थोड़ा सा सोच सोच के किल करना पड़ता है आपको कि हम कैश फ्लोस में चल रहे हैं, रेलेवेंट कैश फ्लो की बात कर रहे हैं जी। एनी फर्दर क्लैरिटी नीडेड? पोस्ट टैक्स मेंटेनेंस कॉस्ट, हमें बताया गया है कि पुरानी मशीन की जो कॉस्ट है ना सालाना 10 मिलियन, वो 60% ज्यादा है, तो मतलब वो 1.6 है ना भाई, तो नई मशीन की कॉस्ट तो ये हुई, और ये तो करंट है, तो 1.05 रेज़ टू पावर n पे जाना पड़ेगा, इसको फिर पोस्ट टैक्स करना है तो 1 - 0.3 करना पड़ेगा, सारा वही काम जो पीछे किया था। तो जनाब वैल्यूज बता दीजिए इसकी अब क्या क्या है? 4.59,
जी नेक्स्ट, जी 4.82, नेक्स्ट 5.06, नेक्स्ट 5.32, नेक्स्ट 5.58। लीजिए जी, अब इसके भी नेट कैश फ्लो लें यहां से, फिर डिस्काउंट फैक्टर लाएं 15% का, और फिर प्रेजेंट वैल्यू एंड देन द सम। ये भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। फिर हम डिसीजन देंगे हमारे लिए बेहतर क्या है, ओवरऑल करवाना या रिप्लेस नाउ। नेगेटिव 40.82, ये आंसर भी हमारा एग्जैक्टली मैच हो गया। एग्जामिनर सेटिस्फाइड, डिफरेंट प्रेजेंटेशन, आंसर इज द सेम। तो डिसीजन यहां से हमारे पास आ गया जी। क्या डिसीजन है? रिप्लेस नाउ, रिप्लेस, डोंट ओवरहॉल। वी आर डन विद पार्ट ए। हमने कहा जी जो हमने ऑप्शंस बनाई, कंपेयर की, उसके बाद हमें डिसीजन जो मिल रहा है कि रिप्लेस पे जो है वो कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसेट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर इज लो। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब हमें डिस्कस करने हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हमसे जो रिक्वायरमेंट है दैट इज कैरी आउट द सेंसिटिविटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एट विच योर डिसीजन इन ए अबव वुड चेंज। रेशियो ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट बिटवीन बोथ ऑप्शन, रेशियो ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट बिटवीन बोथ ऑप्शन। ये बार रिक्वायरमेंट को अजीब सी सेट हुई है, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। मैं इसको सिर्फ पढ़ा हूं कि मैं इसको पढ़ूंगा कैरी आउट सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट की सेंसिटिविटी कैलकुलेट करें। ठीक हो गया जी। तो ये दाएं बाएं जो उसने लिखा है थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा ओवर हो गया, चीज़ें लिखने में मुनासिब नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट की सेंसिटिविटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम मेंटेनेंस कॉस्ट की सेंसिटिविटी कैलकुलेट करने जाते हैं। हमने पढ़ा हुआ है डिफरेंट सेंसिटिविटी के सिनेरियोज। अब जरा रिकॉल करें सेंसिटिविटी का नॉलेज। हमने कहा था, बल्कि रिकॉल क्या, हम वो स्लाइड ही सामने ले आते हैं जी, उसी से रिफ्रेश कर लेते हैं अपने आप को। स्लाइड हमारे पास पावर पॉइंट पे अवेलेबल है, पावर पॉइंट पे हमारे पास स्लाइड अवेलेबल है या नहीं? ये आज अवेलेबल। हमने कहा अगर हम सिंगल प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं, सिंगल प्रोजेक्ट से डील कर रहे हो, तो सेंसिटिविटी होती है एनपीवी ओवर पीवी ऑफ पोस्ट टैक्स वेरिएबल कैश फ्लो। आर वी डीलिंग विद द सिंगल प्रोजेक्ट? आंसर इज नो। हम मोर देन वन प्रोजेक्ट से डील कर रहे हैं जी, इधर आइए। अच्छा, मोर देन वन प्रोजेक्ट से जब डील कर रहे हैं तो उसमें दो ऑप्शन आती है कि जिस वेरिएबल की सेंसिटिविटी हमें कैलकुलेट करनी है, क्या वो वेरिएबल एक प्रोजेक्ट में प्रेजेंट है या दोनों में प्रेजेंट है।
हमारे केस में मेंटेनेंस कॉस्ट की सेंसिटिविटी कहा जा रहा है। मेंटेनेंस कॉस्ट तो दोनों प्रोजेक्ट्स में प्रेजेंट है ना, तो ये आ गया सिनेरियो भाई जो हमने छोड़ा था। अगर एक में प्रेजेंट होता ना तो उसको हम डील कर चुके हैं पहले। डिफरेंस ऑफ एनपीवी ऑफ बोथ ऑप्शन डिवाइडेड विद पीवी ऑफ आफ्टर टैक्स वेरिएबल कॉस्ट। जो भी वेरिएबल है एक ही जगह प्रेजेंट है उसकी पीवी ले लो। लेकिन अगर दोनों में प्रेजेंट हो तो फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस ऑफ एनपीवी ऑफ बोथ प्रोजेक्ट डिवाइड विद डिफरेंस ऑफ पीवी ऑफ आफ्टर टैक्स वेरिएबल कॉस्ट अंडर बोथ ऑप्शन। मतलब एनपीवी का डिफरेंस है ना ऊपर, और नीचे पीवी ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, आफ्टर टैक्स पीवी ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट का डिफरेंस लेना दोनों। फिर आपकी सेंसिटिविटी निकलेगी। और यहां से सेंसिटिविटी मिलेगी क्या? हमें सेंसिटिविटी यहां से जो मिलेगी वो हमें मिलेगी कि हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट में चेंज। हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया कौन सी? ऑप्शन 2, रिप्लेस। हमने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया। हम यहां पे जो सेंसिटिविटी कैलकुलेट करेंगे, लेट्स अज्यूम, मैं कहता हूं जो हमारी आंसर की वैल्यू आती है से 20%। ये 20% मुझे क्या बता रही होगी? मतलब समझ लीजिए, कैलकुलेशन बाद में करते हैं। ये 20% सेंसिटिविटी हमें बता रही है कि भाई अगर इस ऑप्शन की मेंटेनेंस कॉस्ट में 20% इजाफा आ गया, 20% से ज्यादा इजाफा आ गया, तो ऑप्शन 1 बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया ना? कि मेंटेनेंस कॉस्ट में 20% का इजाफा आया तो मैनेजमेंट इंडिफरेंट होगी, 20% से ज्यादा इजाफा आएगा तो डिसीजन बदल जाएगा। ठीक है, तो हमें सेंसिटिविटी की इंटरप्रिटेशन हमें पता है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। हम पहले सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट की सेंसिटिविटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इसने रेशो रूशो लिख के बात तरह बदल दी, लेकिन किया इसने जो कैलकुलेट की हुई है वो वही है। ये रेशो की जो बात है ये कैलकुलेबल मुझे लग ही नहीं दी बीच में। ये रेशो बीच में दो प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस कॉस्ट का रेशो, वो तो कोई कैलकुलेबल बात ही नहीं लग रही जो इसने की हुई है। आगे सिर्फ सिंपली सेंसिटिविटी कैलकुलेट हुई है, हम भी सेंसिटिविटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अच्छा, बेटा दैट इज नॉट द रेशो। हमने जो 20% एग्जांपल ने आपको एग्जांपल दी ना, मैंने क्या समझाया कि अगर लेट्स से हमारी सेंसिटिविटी 20% आती है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर इस ऑप्शन जो मेरी फिलहाल प्रेफर्ड ऑप्शन है, इस ऑप्शन की मेंटेनेंस कॉस्ट 20% से ऊपर हो जाएगी तो मैनेजमेंट इंडिफरेंट होती है, और मोर देन 20% इसमें इजाफा आएगा, ऑप्शन 1 फिजिबल हो जाएगी। तो रेशो तो इसमें कहीं नहीं ना आई, यहां पे तो इस कॉस्ट में इजाफे की बात हो रही है। सेंसिटिविटी क्या है? चेंज इन एनी वेरिएबल विच विल affect the decision. So change in variable which will affect the decision, more than 20% increase in maintenance cost will change the decision. ठीक हो गया? तो अब हम सेंसिटिविटी की तरफ जाते हैं जी। अच्छा, जरा तवज्जो कीजिएगा, ये है हमारी पोस्ट टैक्स मेंटेनेंस कॉस्ट एक ऑप्शन की, ये है हमारी पोस्ट टैक्स मेंटेनेंस कॉस्ट दूसरी ऑप्शन की। इन दोनों ऑप्शन की पोस्ट टैक्स मेंटेनेंस कॉस्ट की पीवी लेनी है हमें। एनपीवी तो 2 हमारे पास है ना, एनपीवी हमारे पास 2 हैं। हम पार्ट बी में 1 मेंटेनेंस कॉस्ट की सेंसिटिविटी पे जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा एनपीवी अंडर ओवरऑल ऑप्शन, एनपीवी अंडर रिप्लेस ऑप्शन डिवाइडेड विद पीवी ऑफ पोस्ट टैक्स मेंटेनेंस कॉस्ट ओवरऑल ऑप्शन माइनस पीवी ऑफ पोस्ट टैक्स मेंटेनेंस कॉस्ट अंडर रिप्लेस ऑप्शन इनटू 100। साइन नहीं आएगा, सिर्फ परसेंटेज में जाएगी, प्लस माइनस नहीं होगा। उसकी इंटरप्रिटेशन हमें पता है, हम अपनी देते हैं। तो जैसे एनपीवी ऑफ ओवरऑल हमें पता है 48 पॉइंट, हमने निकाली हुई है 48.11। एनपीवी रिप्लेस ऑप्शन में है 40.82। अब हमें वर्किंग से 3 तक हम जा चुके थे, तो हम वर्किंग 4 और वर्किंग 5 बनाते हैं, और इसके बाद हम यहां पे सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर लेंगे। वर्किंग 4 हम बनाते हैं जी ओवरऑल वाली ऑप्शन की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसकी पीवी। ओवरऑल वाली ऑप्शन की मेंटेनेंस कॉस्ट हमारे पास, हमें पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज की पीवी लेनी होती है। ठीक है जी, तो 15% का पीवी टेबल जरा सामने लाओ। पीवी 7.35 मल्टीप्लाइड विद ईयर 1 का फैक्टर 870 प्लस 7.72 इंटू सेकेंड ईयर 756 प्लस 8.11 इंटू थर्ड ईयर का फैक्टर 658 प्लस 8.51 इंटू 4 ईयर का फैक्टर 572 प्लस 8.93 इंटू 5 ईयर का फैक्टर 497। लीजिए जी, पीवी बनाइए इस ऑप्शन की, क्या बनी?
इस 5 कैश फ्लोज की पीवी सम कीजिए। पीवी ऑफ पोस्ट टैक्स मेंटेनेंस कॉस्ट अंडर ओवरऑल ऑप्शन। जी क्या आई पीवी 20.88 जी 26.88 एक ऑप्शन की पीवी आ गई। इसी अंदाज में हम दूसरी ऑप्शन की पीवी कैलकुलेट करेंगे। कोई इस कैलकुलेशन पे एतराज हो तो बताइएगा मुझे। ये दूसरी ऑप्शन के कैश हमारे पास आ रहे हैं जी। ये इनकम अगर कंपोनेंट बिल्ड करूं तो ये है जी, पहली है 4.59 इंटू 0.870 प्लस 4.82 इंटू 0.756 प्लस 5.06 इंटू 0.658 प्लस 5.32 इंटू 0.572 प्लस 5.58 इंटू 0.497। लीजिए जी इस ऑप्शन की पीवी। 16.84 लीजिए जी 16.84। और बताइए सेंसिटिविटी क्या आ रही है परसेंटेज में। सेंसिटिविटी 7/10 somewhere 70%। 72.60। जी जनाब, एनी क्वेश्चन। ये है जी सेंसिटिविटी ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट कि अगर ऑप्शन 2 जो करंटली हमारी प्रेफर्ड ऑप्शन है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट में इतना इजाफा आए तो मैनेजमेंट इंडिफरेंट हो जाएगी। ऑप्शन 2 की मेंटेनेंस कॉस्ट में इससे ज्यादा इजाफा आएगा तो ऑप्शन 1 वायबल हो जाएगी। ठीक है। सेंसिटिविटी की कैलकुलेशन का एक सिनेरियो जो हमने मिस किया था वो हमने इस क्वेश्चन में कवर किया। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल। चलें आगे। B2 में वो क्या आता है कि भाई कैलकुलेट करो डॉलर रेट की सेंसिटिविटी। फार्मूला वही रहेगा एनपीवी ओवर पीवी ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज। बट कौन से कैश फ्लोज विच हैव लिंक विद द डॉलर रेट। और वो कौन से कैश फ्लोज हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, नॉट ओनली इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि डॉलर का रेट बदलेगा तो क्या क्या बदलेगा। डॉलर का रेट बदलेगा तो क्या क्या बदलेगा, यहां पे आके देख लो भाई। डॉलर का रेट बदलेगा तो ये बदलेगा, डॉलर का रेट बदलेगा तो ये बदलेगा, डॉलर का रेट बदलेगा, डेप्रीसिएशन बदलेगी, टैक्स सेविंग और डेप्रीसिएशन बदलेगी। तो भाई हर वो कैश फ्लो जिसका ताल्लुक डॉलर से उसको इकट्ठा करो, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे हमने पीवी ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट की सेंसिटिविटी थी ना, तो डिनोमिनेटर में हमने मेंटेनेंस कॉस्ट ले आए। दो प्रोजेक्ट है, डिफरेंस ले लिया। बट यहां पे बाय द वे डॉलर रिलेटेड कैश फ्लो सिर्फ एक प्रोजेक्ट में, डॉलर रिलेटेड कैश फ्लो एक प्रोजेक्ट में है, तो ऊपर तो डिफरेंस ऑफ एनपीवी आएगा। यहां पे कौन सा केस लगने वाला है अब? ये वाला, वेरिएबल प्रेजेंट इन ओनली वन प्रोजेक्ट। डॉलर रिलेटेड कैश फ्लो सिर्फ एक प्रोजेक्ट में है,
तो अब जनाब डिफरेंस ऑफ एनपीवी इन बोथ प्रोजेक्ट ओवर पीवी ऑफ आफ्टर टैक्स वेरिएबल, और अब वो वेरिएबल डॉलर रिलेटेड ऑल कैश फ्लोज, मैं फिर बता दूं डॉलर रिलेटेड कैश फ्लोज कौन से हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल वैल्यू एंड टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, ये तीनों कैश फ्लोज डॉलर रिलेटेड है। तो इन सब की हमने पीवी यहां पे लेके आनी है। तो जनाब अब हम इसकी तरफ चलते हैं। तो हम कहते हैं जी हमारी अब सेंसिटिविटी जो बनेगी वो क्या, फार्मूला पहले लिखते हैं जी हम, सेंसिटिविटी ऑफ डॉलर रेट will be NPV of option overall की, NPV of option replace की, divided with PV of dollar dependent cash flows, PV of post tax कर दें इसको हम, PV of post tax मतलब टैक्स इम्पैक्ट भी सराएंगे, पोस्ट टैक्स डॉलर डिपेंडेंट कैश फ्लोज, और इनटू 100 होगा, परसेंटेज सेंसिटिविटी आएगी। और डॉलर डिपेंडेंट कैश फ्लोज के लिए हम वर्किंग 6 करेंगे। हमें ऊपर की दो वैल्यूज तो अवेलेबल है 48.11, 40.82, और डॉलर डिपेंडेंट कैश फ्लोज के लिए मैं वर्किंग 6 बनाऊंगा। उसमें क्या क्या वैल्यूज आएंगी मेरे पास, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगी, रेजिड्यूल वैल्यू आएगी, और टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन आएगी। इसका टोटल जो यहां पे मैं लूंगा वो मेरा ऊपर वर्किंग 6 में रिफ्लेक्ट होगा। एग्रीड जी, यही बात हुई ना हमारी अभी तक। और ये सारी चीजें हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू लेनी है ना, क्योंकि हमें यहां पे पीवी चाहिए। तो शुरू हो जाइए जी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की पीवी कितनी है, वो तो ऑलरेडी पीवी में है 61.25। रेजिड्यूल वैल्यू की पीवी कैलकुलेट कर लीजिए। रेजिडुअल वैल्यू आपने डिटरमिन की थी इस केस में 31.27, और इसको 5 साल का डिस्काउंट फैक्टर लगाओ, 15 साल 5 साल क्या था, 15% 5 साल 0.497, तो रेजिडुअल वैल्यू की पीवी क्या आई, $15.54, और ये नेगेटिव होगा बाय द वे, ख्याल रखना ये ऑपोजिट साइन की फिगर है, ये कॉस्ट है, ये सेविंग है, और ये भी सेविंग है। आउटफ्लो है, इनफ्लो इनफ्लो नेट ऑन है, इसको नेगेटिव कर दो, इनको पॉजिटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यहां पे तो साइन लगाना ही नहीं है, यहां तो हमने वैल्यू देनी है, बस ख्याल रखना है कि नेट होनी है ये चीजें। तो अगर ऊपर पॉजिटिव कॉस्ट पॉजिटिव ले लिया तो इसने भी नेट होना है। ली लीजिए टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन की फिगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उनकी पीवी कैलकुलेट कर लीजिए। तो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन की फिगर आपके पास कहां आ रही है जी, ये आ रही है टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन की फिगर। फैक्टर बोलेंगे आप, पहली वैल्यू है आपकी 5.97 इंटू 0.870, दूसरी वैल्यू आपकी प्लस 1.24 इंटू पॉइंट, दूसरे साल का फैक्टर 756, तीसरी वैल्यू आपकी 1.12 और इसका फैक्टर 658, चौथी वैल्यू आपकी आएगी 1.01 और इसका फैक्टर 0.572, और आखिरी वैल्यू ख्याल कीजिएगा वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव आएगी, एडजस्ट होनी है ना इसमें, पीछे सेविंग थी, ये कॉस्ट है, तो वो है जी 0.35 मल्टीप्लाइड विद आखिरी साल का फैक्टर 497। लीजिए जी, ये तमाम वैल्यूज को इकट्ठा कीजिए, ये प्लस होती जाएंगी, पहली चार आखिरी वैल्यूज में से माइनस हो जाएगी। व्हाट इज द नेट इंपैक्ट, सॉरी पहली फिगर बोलिए। $7.27, अब सम कीजिए इसको 38.44 और इसको हम यहाँ पे फीड करेंगे 38.44, तो सेंसिटिविटी आई कितनी जी 18.83%। इसका मतलब
हमारा जो डॉलर रेट में इतनी चेंज आएगी तो डॉलर इतना महंगा हो गया तो फिर वो इंडिफरेंट हो जाएगी दोनों ऑप्शन में। इससे ज्यादा इजाफा डॉलर में आ गया, इससे ज्यादा महंगा हुआ डॉलर, तो ऑप्शन 1 ओवरऑल की ऑप्शन फीजिबल हो जाएगी। ठीक है, इंटरप्रिटेशन भी इसकी हमने साथ डिस्कस कर ली। ये जनाब एक फुल 25 मार्क क्वेश्चन था। अगर अगर आप यहां पे देखिए बेसिक असूल, छोटे छोटे से पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हैं तो हर क्वेश्चन जो होता है वो छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स का एक मजमुआ होता है। कभी भी क्वेश्चन को इन टोटलिटी ना देखा करो, हर क्वेश्चन में छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स होती हैं जिन पे आपको मार्क्स मिलते हैं। वो छोटी छोटी सी ट्रीटमेंट हम पीछे चैप्टर पढ़ते हुए छोटी छोटी सी इलस्ट्रेशन से सीखते हुए आ रहे हैं। तो अप्रोच हमारी हमेशा यही रहनी चाहिए कि हमें हर डिफरेंट एस्पेक्ट को इंडिविजुअली ट्रीट करना आना चाहिए। अगर इंडिविजुअल एस्पेक्ट हमें ट्रीट करने आते हैं जो कि हमने क्लासरूम डिस्कशन से, बुक रीडिंग से, रिवीजन से पक्के कर लिए हैं, तो अनसीन क्वेश्चन में इंशाअल्लाह हम अच्छा कर पाएंगे। अंधाधुंध प्रैक्टिस, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, ब्लाइंड प्रैक्टिस, रटे लगाने की नियत से प्रैक्टिस नेवर हेल्प यू, याद रखिएगा। क्योंकि यू नेवर नो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो किन ट्रीटमेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा। आपको इंडिविजुअल ट्रीटमेंट्स पर अगर ग्रिप है, एग्जामिनर जिस मर्जी तरह का कॉम्बिनेशन आपको ट्रीटमेंट्स का दे देगा, आप अच्छा कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हम परफेक्ट कर पाएंगे, जनरली हमारा टारगेट परफेक्ट का कभी रहेगा नहीं एग्जाम में। अल्लाह की तरफ से आ जाए परफेक्ट, वी विल बी हैप्पी, विल बी थैंकफुल, लेकिन हम टारगेट नहीं करेंगे हमने परफेक्ट करना है, क्योंकि एग्जाम में बैठ के हमने परफेक्ट का टारगेट किया, तैयारी करते हैं परफेक्ट की नीयत से, लेकिन एग्जाम में बैठ के कभी नहीं सोचना कि हम परफेक्ट सोल्यूशन देंगे। अगर आपने परफेक्ट सोल्यूशन की कोशिश की एग्जाम में तो आपसे पेपर पास भी नहीं होना। एग्जाम में हमेशा आपकी कोशिश रहेगी मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करना है, हमने जो ट्रीटमेंट, जो स्टेप्स आते हैं परफॉर्म करने हैं, जो ट्रीटमेंट जिस स्टेप पे आप फंसते हैं अजम्पशन लेके आगे चले जाओ। जी, एनी क्वेश्चन? तो ये एक सेंसिटिविटी का बड़ा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। तो सेंसिटिविटी हमारा अक्सर हमें क्वेश्चन में टेस्ट होता रहता है। मतलब हमने पीछे भी क्वेश्चन में सेंसिटिविटी, जैसे कल क्वेश्चन देखा था यूडब्ल्यू, उसमें भी कुछ ना कुछ सेंसिटिविटी रिलेटेड मैटर था, यहाँ पे भी सेंसिटिविटी रिलेटेड मैटर है। अगला जो क्वेश्चन मैं देखने लगा उसमें भी सेंसिटिविटी रिलेटेड मैटर आ रहा है, मेरे सामने जो आ रहा है उसमें भी किस नंबर का फिजिबिलिटी है, 4 नंबर की सेंसिटिविटी है। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 33 की, पेज 137 पे आपके पास आ रहा है जी। इस क्वेश्चन पे कोई फर्दर गाइडेंस चाहिए तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 33 गोरी लिमिटेड विंटर 19 का क्वेश्चन 3 है। एडवाइज वेदर इट इज फीजिबल फॉर जीएल टू बिड फॉर द टेंडर एट द प्राइस सजेस्टेड बाय द मार्केटिंग डायरेक्टर। सजेस्टेड प्राइस पे हमें बिड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन में रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल में एग्जामिनर ने टच किया हुआ है। ये फिजिबिलिटी का क्वेश्चन, इन्वेस्टर अप्रेजल का क्वेश्चन है, लेकिन रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने चैप्टर के ही बीच में कवर किया था, कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन से, मटेरियल डायग्राम से, लेबर का डायग्राम से, उसने यहाँ पे बड़ी डिटेल में इस क्वेश्चन में टच किया हुआ है। तो लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन। सेंसिटिविटी की बात बाद में देखेंगे। इस यहाँ पे 2-2 मार्क्स की 2 सेंसिटिविटीज हैं, रिलेटिवली सिंपल होंगी यकीनन। गोरी लिमिटेड GL is engaged in the manufacturing of product Z. Presently, GL is considering to bid for a tender which requires supply of modified version of product Z. Modified Z, ये product है जी, for 3 years. The marketing director believes that it is unlikely to win the tender if the bid price of modified Z exceeds 5,000 per unit. इसका मतलब हमें 5,000 per unit के हिसाब से प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी सेस करनी है। Following information is available. GL's would require to supply 40,000, 80,000, 50,000 units in year 1, 2, 3 respectively. The price quoted in the tender would be the same in all 3 years. मतलब इन्फ्लेशन की वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम प्राइस रहेगी 3 साल की। Planning department of GL has incurred a cost of 0.5 million on preparing the feasibility of the production of modified Z. Sunk cost irrelevant हो गया, already incurred होगी feasibility में। GL would purchase a machine costing 50 million to meet the additional production requirements. At the end of year 3, the machine would have no use for GL and would be disposed of at 50% of the original cost. An additional 100 million would be required initially to finance the working capital. So 50 million capital asset, उसकी life, उसकी residual value और 100 million working capital. Production of each unit of modified Z would require 3 raw materials. That is 3 units of AB5, 2 units of CD7 and 1 unit of EF2. ये 3 रॉ मटेरियल हैं जो 1 यूनिट ऑफ मॉडिफाइड Z में लगने हैं। एंड करंट स्टॉक पोजीशन ऑफ ऑल 3 रॉ मटेरियल्स आर एज फॉलोज।
स्टॉक पोजीशन भी गिवन है जी, यूनिट्स इन स्टॉक कितने हैं, ओरिजिनल परचेज प्राइस कितनी थी, करंट परचेज प्राइस क्या है, करंट डिस्पोजल वैल्यू क्या है, एंड रिमार्क्स क्या है। हर मटेरियल के रिमार्क दिए गए हैं। ये मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई हो रहा है जो डायग्राम से आपको सिखाया गया था। AB5 के बारे में कहा गया है द मटेरियल इन कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ GL। ये मटेरियल का ट्री लगना है कौन से पेज पे है जी, बाय द वे थोड़ा सा हम लिंक कर दें इसको। हमारे पास नोट्स में ये जो रेलेवेंट कॉस्ट का ट्री है ये अवेलेबल है पेज 34। पेज 34 पे जी मटेरियल का ट्री अवेलेबल है और पेज 35 पे लेबर का ट्री अवेलेबल है। शायद ये दोनों ट्रीज क्वेश्चन में अप्लाई होने वाले हैं। 34 35 जरा रखिएगा अपने सामने जब हम इसको डिस्कस करेंगे आंसर को। नोट नंबर 2 मटेरियल CD7 के बारे में है। द मटेरियल हैज नॉट बीन रिक्वायर्ड फॉर लास्ट 1 ईयर। द ओनली अल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन of this material is to use as a substitute for material PK1 which is in current use, but this would involve further processing cost of 240 per unit. The current cost of material PK1 is 540. Note number 3 relates to EF2. It was purchased 2 years ago. For another project, it can be used in the production of modified Z, otherwise it would be disposed of. The disposal cost would be 25 rupees per unit. डिस्पोजल वैल्यू ऊपर हर एक की अलहदा से दी हुई है, डिस्पोजल वैल्यू हर एक की अलहदा से है और नीचे कहानी अलहदा से है। ठीक है, तो हमें इस टेबल के साथ इस कहानी को पढ़ना है, फिर रेलेवेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे हम। एवरी 100 यूनिट्स ऑफ मॉडिफाइड Z वुड रिक्वायर 600 स्किल्ड लेबर आवर्स एंड 400 अनस्किल्ड लेबर आवर्स। Skilled labor hours are paid at the rate of 30,000 per month, whereas replacement would be obtained at the rate of 35,000 per month. रिप्लेसमेंट से मराद एडिशनल अगर आपको हायर करने पड़ेंगे तो आपको 35,000 पर मंथ मिलेंगे। आइडल लेबर आवर्स आर पेड एट 70% ऑफ द नॉर्मल रेट। द स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ फिक्स्ड एट 200, मतलब इस सैलरी के अगेंस्ट फिक्स्ड वर्किंग आवर मंथली 200 है। अनस्किल्ड लेबर आवर्स कैन बी हायर्ड एट 50 पर आवर। इफ GL इज नॉट एबल टू विन दिस प्रोजेक्ट, देयर वुड बी 14,000, 18,000, 16,000 आइडल स्किल्ड आवर्स इन ईयर 1, 2 and 3. Presently, GL absorbs overhead at 150 per skilled labor hour, absorbs overhead, 40% of which are consisted of fixed. इसमें से 40% fixed है। From year 2 and onward, the rate of inflation is estimated at 8%. अच्छा, ये क्वेश्चन में एक बड़ी नॉर्मली है इस क्वेश्चन में। नॉर्मली जब आपको करंट परचेज प्राइस दी जाती है, जहां जहां उसने अक्सर करंट प्राइस यूज किया हुआ है। करंट का मतलब होता है जीरो, ठीक है, और करंट का मतलब जीरो है, इसका मतलब एवरी फ्यूचर कैश फ्लो विल बी अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। नॉर्मली हमारी ये assumption रहती है, लेकिन यहां पे इसने क्लियरली कहा दिया कि इन्फ्लेशन ईयर 2 ऑनवर्ड काम करेगी। इसका मतलब जो आज की प्राइस है ईयर 1 में भी वही रहने वाली है। ईयर 1 में कोई इन्फ्लेशन नहीं आने लिए, तो थोड़ी सी जैसे मैंने कहा हर जगह कोई ना कोई चेंज डाल देता है। अगर आप सवाल को बारीकी से नहीं पढ़े तो आप 2-4 नंबर हर ट्रीटमेंट को गलत करने से लूज करते जाते हो। यहां पे उसने कैच डाल दिया कि ईयर 2 ऑनवर्ड इन्फ्लेशन आनी है। हालांकि हमारे दिन में यही बैठा हुआ करंट पढ़ते पढ़ते कि भाई 1 से इन्फ्लेशन लगनी है, और इफ वी फेल टू पिक दिस पॉइंट, हमने 1 से इन्फ्लेशन लगा देनी है क्योंकि हमारा माइंड सेट हुआ है इस पैटर्न पे। ये गलती हमसे हो जाती है। तो अब आपने बेसिकली एक तीसरा सिनेरियो बन गया। इससे पहले हम डिफरेंट सिनेरियो देखते आए हैं। हमें एग्जामिनर कहता था प्राइस इन करंट टर्म एंड इन्फ्लेशन इज 5%, तो हम 1 से इन्फ्लेशन लगाना शुरू कर देते थे। फिर हमने कुछ सवाल एक ऐसा भी देखा जिसने में कहा प्राइस फॉर द फर्स्ट ईयर देन ऑनवर्ड इन्फ्लेशन, तो इसका मतलब 1 की प्राइस है, 2 से इन्फ्लेशन आएगी, और ये तीसरा सिनेरियो आ गया। प्राइस करंट की है लेकिन इन्फ्लेशन ईयर 2 से आ रही है, तो मतलब जो करंट प्राइस है 1 में भी वही लगनी है। ये तीसरा सिनेरियो उसने डील कर दिया, आपके सामने रख दिया। सो क्वेश्चन, अब अक्सर ना मैं जब सिनेरियो को पढ़ते हैं तो बच्चा कहता है हर सवाल ऐसा ही होगा। हर सवाल हमेशा कुछ नहीं एक जैसा होता, हर सवाल में एग्जामिनर कुछ ना कुछ ट्वीकिंग कर देता है। सो क्वेश्चन को रीडिंग बहुत क्रिटिकल है, बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये जो गिवन है ना, ये तो है मनी, ये मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अच्छा जी, वेदर इट इज फीजिबल फॉर GL टू बिड फॉर द टेंडर प्राइस सजेस्टेड बाय द कंपनी। अच्छा, यहां पे मेरे दिन में जो सवाल आ रहा है, हमें मनी टर्म में जाना पड़ेगा। यहां पे क्यों जाना पड़ेगा, कोई बताएगा? यहां पे हमें मनी टर्म में जाना पड़ेगा। वैसे तो अगर देखो ना, क्वेश्चन में टैक्सेस है, इन्फ्लेशन रेट कितने हैं, इसके बावजूद अगर मैं कह रहा हूं मनी टर्म में जाना पड़ेगा, कोई बताएगा लॉजिक? कौन बताएगा लॉजिक? 10 रुपए ना 20 रुपए जाना मनी टर्म में, एंड देयर इज अ लॉजिक। 50 रुपए, 100 रुपया, अभी भी नहीं।
वो तो नहीं है ना टैक्स है ना डेप्रिसिएशन है, दोनों में से एक चीज़ भी नहीं है भाई, और इन्फ्लेशन रेट भी एक है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि मनी में जाना पड़ेगा। 100 रुपये का सवाल है भाई अब तो। बेटा उसी के लिए तो हमने सीखा था कि हम कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट रियल अप्रोच भी कर सकते हैं, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट नॉमिनल अप्रोच भी कर सकते हैं। दोनों अप्रोचेज वो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट के लिए थी। देयर आर टू एक्सप्लेनेशन हियर, इन फैक्ट इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू एक्सप्लेनेशन फॉर यूजिंग मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सुन लीजिए आप। प्राइस, इज दिस रियल और मनी? तीनों साल प्राइस सेम रहेगी, नहीं बदलेगी, दिस इज मनी टर्म। एक ये रीजन काफी थी, क्योंकि प्राइस मनी टर्म में गिवन है, प्राइस हमें मनी टर्म में गिवन है, प्राइस रियल टर्म में नहीं है। बेशक वो यहां लिख भी देता प्राइस रियल टर्म में, लेकिन फ्यूचर में उसने लिख दिया भी सेम रहेगी, बढ़ेगी नहीं है, तो मनी टर्म बन गया ना। हमें हर यूनिट का 5000 रुपए मिलने हैं फ्यूचर में, आज भी 5000 मिलने हैं, साल बाद भी 5000 मिलने हैं, 3 साल बाद भी 5000 मिलने हैं, दिस इज मनी। तो जब हमारा रेवेन्यू मनी में हो गया तो हमारी बाकी सारे कैश फ्लोज भी मनी टर्म में जाएंगे। यहां पे एक यही रीजन इसके लिए काफी है। एक और रीजन भी यहां पे बनती है, और वो दूसरी रीजन क्या है कि पहले साल में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आ ही नहीं रहा। पहले साल में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आ ही नहीं रहा, इसका मतलब पहले साल के सारे कैश फ्लो मनी टर्म में आएंगे, पहले साल के सारे कैश फ्लो मनी टर्म में आएंगे। तो जब वो मनी टर्म में है तो एवरी कैश फ्लो हैज टू बी इन मनी टर्म, क्योंकि हमने तमाम लाइक विद लाइक आइटम्स को इकट्ठा करना होता है। ठीक है, तो देयर आर टू रीजन जिसकी वजह से हमें ये क्वेश्चन को मनी कैश फ्लोज पे लेके चलना है। ठीक है जी, तो अच्छा हम 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन शुरू करेंगे। द मीनवाइल यहीं मैं यहीं पे हूं, आप में से दोबारा पढ़ना चाहिए सवाल को, आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको दोबारा पढ़ लीजिए, फिर हम आफ्टर 5 मिनट्स विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। ब्रेक से पहले हमने ये क्वेश्चन और ही लिमिटेड का पढ़ा था, अब हम इसकी फिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फिजिबिलिटी का क्वेश्चन है जिसमें हमें प्राइस गिवन है, वॉल्यूम्स गिवन है, नीचे कॉस्ट डाटा अवेलेबल है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उससे रिलेटेड आइटम्स, और सिंपली हम कैलकुलेट करेंगे एनपीवीज की। अगर एनपीवी पॉजिटिव आई इस प्राइस पे तो हम कहेंगे जी इस प्राइस पे गो हेड है, अगर इस प्राइस पे एनपीवी नेगेटिव आती है, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी निकालते हैं, हम कहेंगे जी प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। तो उसने हमसे यही मांगा ना कि क्या इस प्राइस पे हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, तो दैट विल डिपेंड कि इस प्राइस के हिसाब से प्रोजेक्ट कैश फ्लो जब हम लेके चलते हैं तो हमारी एनपीवी क्या आती है। तो सिंपल फिजिबिलिटी का क्वेश्चन, तो शुरू करते हैं जी कहानी फिजिबिलिटी की। प्रोजेक्ट लाइफ 3 साल है, टैक्सेस है ही नहीं। ठीक है, तो जब टैक्सेस नहीं है तो फिर हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को शायद अलग ले जाने की जरूरत भी ना रहे, क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो को अलग ले जाने का फायदा ही होता था कि वहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके हम टैक्स हैंडल कर लेते थे। तो हम सारे कैश फ्लो इकट्ठे भी हम चाहे तो कर सकते हैं, और उसके लिए इंडिविजुअल आइटम्स के हम वर्किंग बनाते जाएंगे। चल हम फॉर्मेट की तरफ चलें, इसका फॉर्मेट हमारा कैसा दिखेगा। 3 साल प्रोजेक्ट लाइफ, तो 3 साल हमारे आएंगे 0 1 2 3, ये हमारे कैश फ्लोज बनेंगे जी। 0 1 2 3, ठीक हो गया जी। हमारी जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं काफ़ी बड़ी हैं, तो हम रुपीज़ इन मिलियन में बनाते हैं। हम पहले इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड कैश फ्लो देंगे, फिर हम वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो ले लेंगे, इसके बाद हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो की तरफ चलते हैं। तो उसमें हमारे पास है सेल्स, और फिर मटेरियल कॉस्ट 3 तरह की हैं। मटेरियल कॉस्ट हम 1 बाय 1 हैंडल करते जाएंगे, AB5, CD7 और EF2।
इसके बाद स्किल्ड लेबर है, फिर अनस्किल्ड लेबर है, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स तो यहां पे रेलेवेंट है ही नहीं क्योंकि वो सिर्फ अब्जॉर्प्शन है। और कुछ जी, इसके अलावा कोई चीज आपके जहन में यहां से पिक होती है इस लिस्ट में से? मुझे तो लग रहा है यही वैल्यूज हैं जी जिनको हमें ढूंढना है। और यहां पे इन वैल्यूज को लेके हम जब नीचे आएंगे तो हम यहां पे नेट कैश फ्लोज लेंगे, नेट कैश फ्लोज को भी डिस्काउंट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है एज 16% प्रेजेंट वैल्यू, और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसके ऊपर हमें डिसीजन देना है कि भाई हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। तो ये इस प्रोजेक्ट की सारी कहानी बनती है। शुरू करते हैं जी पहली आइटम से। इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर जीरो में 50 मिलियन, ये हमें अवेलेबल है नोट नंबर 3 में, और इसकी रेजिडुअल वैल्यू इसी नोट के एंड पे अवेलेबल है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर मशीन वुड हैव नो यूज एंड विल बी डिस्पोज्ड ऑफ एट 50% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। तो 50% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट इट इज 25 मिलियन। यहां पे मैं एक फिर आपको याद करा दूं, हम नॉमिनल कैश फ्लो बनाने जा रहे हैं, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू पे हम नॉर्मली इन्फ्लेशन अप्लाई नहीं करते अनलेस वी आर स्पेसिफिकली टोल्ड कि ये जो 50% ऑफ द वैल्यू निकल रही है ये करंट टर्म में है। जैसे पिछले सवाल में हुआ था, उसने हमें कहा था कि उसकी करंट टर्म में रेजिडुअल वैल्यू 25% ऑफ कॉस्ट के बराबर होगी। ये लिखा होता है ना जुमला। क्वेश्चन नंबर 31 पे जाओ, नोट ऑप्शन 2, टेबल के नीचे आखिरी लाइन, द एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर एट करंट प्राइस इज 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मशीन। उसने साथ करंट प्राइस लगाया था, हमने उसको इन्फ्लेट कर लिया था। यहां पे उसने ऐसी कोई बात नहीं लिखी, उसने कहा जी रेजिडुअल वैल्यू 50% ऑफ द कॉस्ट, तो भाई इस पे इन्फ्लेशन नहीं लगानी। जिस वैल्यू के साथ लिखा हो करंट प्राइस टर्म, उसको आपने लेना है रियल में और उस पर रेलेवेंट इन्फ्लेशन अप्लाई करनी है। लेकिन जिस वैल्यू के साथ करंट प्राइस टर्म नहीं लिखा हुआ, उसको आपने उस रेलेवेंट पीरियड की मनी वैल्यू लेना है। जैसे एग्जाम्पल लिखता है फर्स्ट ईयर प्राइस विल बी 10 रुपीज, मनी प्राइस है। फर्स्ट ईयर प्राइस विल बी 10 रुपीज इन रियल टर्म, रियल प्राइस। ठीक हो गया। जैसे यहां पे उसने कहा कि रेजिडुअल वैल्यू विल बी 40% ऑफ द कॉस्ट, पिछले में कहा था 40% ऑफ कॉस्ट इन करंट टर्म, तो भाई 5 साल की इन्फ्लेशन लगा दी थी वहां पे, क्योंकि वो 5वें साल आनी थी रेजिडुअल वैल्यू। यहां पे इसने कहा 3 साल बाद रेजिडुअल वैल्यू विल बी इक्वल टू 50% ऑफ द कॉस्ट, खत्म, मनी टर्म, 3 साल बाद मनी वैल्यू है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें इनका ख्याल रखना है। फिर इसकी बात आ गई जी वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज पे। तो वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज अपफ्रंट नॉर्मली लिया जाता है, 100 मिलियन है, हम अज्यूम करेंगे वो तो जीरो में ही जाएगा। 100 मिलियन है, जीरो में जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन है ना, तो आपको पता है इन्फ्लेशन की वजह से वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज बदलती हैं। लेकिन इन्फ्लेशन में 1 में तो कोई इफेक्ट नहीं डालना, हमें वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि छोटा सा तो प्रोजेक्ट है। इन्फ्लेशन कितनी है? 8%। जो चीज जीरो में आपने 100 की खरीदी, वो चीज 1 में कितने की आएगी? 8% इजाफे के साथ 108 की। इसका मतलब 2 में आपको 8 मिलियन का फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और 3 में आपको 108 की रिकवरी लेनी है। यही है जी वर्किंग कैपिटल की कहानी। यही सीखी हुई ना बातें, कोई और बात है तो बताइए, या क्लिक नहीं हो रही कि क्या बात की थी पहले, बात कीजिए। वर्किंग कैपिटल इन्फ्लेशन की वजह से रिक्वायरमेंट उसकी चेंज हो जाती है, और जो आपकी वर्किंग कैपिटल प्लस माइनस होने के बाद बचा आखिरी साल, वो सब रिकवर करना है। तो हमने जीरो में 100 इन्वेस्ट किया, 8% इन्फ्लेशन है, ये 2 से शुरू होनी है, 2 में 8 मिलियन और डालना पड़ेगा ड्यू टू 8% ऑफ इन्फ्लेशन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 8% इजाफा करके 8 मिलियन डाला, और 3 में क्वेश्चन नहीं बताएगा हमें, मोस्ट ऑफ द टाइम वी शुड नो, हमें रिकवर करना होता है। तो ये कहानी भी होगी। अब चलते हैं जी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की तरफ, और उसमें हम स्टार्ट करते हैं सेल से और इसकी बनाते हैं वर्किंग वन बाय वन शुरू करेंगे जी बात। वर्किंग वन, ये तो बड़ी आसान सी है, चलें देख लेते हैं जी क्या है। वर्किंग वन बनाने की जरूरत है हमें? क्या जरूरत है वर्किंग पे जाने की? ये तो यहीं पे संभाल लेंगे हम, है ना। प्राइस भी गिवन है, यूनिट्स भी गिवन है, तो ये तो हमने सिंपली लेने हैं 40,000 पहले साल यूनिट्स, इनटू दूसरे साल के कितने हैं? 80,000, तीसरे साल के 50,000, और प्राइस है 5,000। लीजिए जी, रुपीज इन मिलियन में बोल दीजिएगा क्या आते हैं। 1 2 3 200 400, इन्फ्लेशन तो यहाँ पे आनी नहीं है, तो 200 400 एंड 250। इन पे कोई इन्फ्लेशन नहीं आनी, ये तो बड़ी आसानी से हमने हैंडल कर लिया, इसके तो वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ी।
वर्किंग हमें बनानी पड़ेगी यहाँ से जी, इधर से मटेरियल से, क्योंकि यहाँ पे कहानी है थोड़ी सी, मटेरियल चाहिए कितना, स्टॉक में कितना है, उसकी कहानी कुछ और होगी, जो खरीदना है उसकी कहानी कुछ और होगी। तो जी मटेरियल AB5 की कहानी वर्किंग 1 में बनने जा रही है। हम देखेंगे हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, इसमें से लेस कर देंगे इन स्टॉक कितना है, और फिर टू बी परचेज आ जाएगा। और यहां पे फिर फर्दर हम देखेंगे इसमें कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज क्या आएगी, और रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन हैंड वो क्या है, एंड देन वी विल हैव द टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ AB5। एग्रीड जी, यही कहानी है ना। हमारी टोटल रिक्वायरमेंट क्या है, कितना इन स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना हमें खरीदना पड़ेगा। जो खरीदना पड़ेगा वो तो मार्केट प्राइस पे लिया जाता है, ये हमें ट्री से याद होना चाहिए। जो इन स्टॉक पड़ा है उसकी कहानी ट्री से हमें देखनी पड़ेगी एक बार फिर जाके, और इन दोनों को सम करेंगे, हमारी टोटल कॉस्ट निकलेगी यहां से। और 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो ये वर्किंग हमें 3 साल की बनानी पड़ेगी। वन टू थ्री। अच्छा जी, हमें कितना चाहिए मटेरियल, तो वो तो है यूनिट्स कितने बनाने हैं। हमारे लिहाज से वो रहेगी जी सेल यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद कितने हैं जी AB5 के 3 यूनिट्स इंटू 3। तो जनाब बोलिए रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स कितने आए। 40 इंटू 3 120,000, 80 इंटू 3 240,000, और 50 इंटू 3 150,000। ये हमारी रिक्वायरमेंट आ गई टोटल। इन स्टॉक सिर्फ ईयर 1 में ही है 100,000 का, 100,000 का इन स्टॉक है, यहां पे तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हमें बाकी 20,000 पहले साल खरीदना पड़ेगा, और यहां पे सारे का सारा ही खरीदना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज, तो हम क्या करते हैं, यहां पे ले आते हैं परचेज प्राइस। परचेज प्राइस यहां पे एक आइटम हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो परचेज प्राइस करंट है 500, तो 1 में भी 500 ही लगेगी। एग्रीड। 2 में 500 इंटू 1.08 होगी, और 3 में 500 इंटू 1.08 रेज़ टू पावर 2 होगी। एग्रीड। लीजिए जी, अब यहां से रुपीज इन मिलियन में चला जाएगा, क्योंकि गेम बड़ी हो जानी है ना यहां से। तो 20 इंटू 500, 20,000 इंटू 500 रुपीज इन मिलियन। करंट प्राइस 500 है, 1 में इन्फ्लेशन ने इफेक्ट नहीं करना, 1 में भी प्राइस 500 ही रहेगी। ये 2 से इन्फ्लेशन 8% है जो इफेक्ट करना शुरू कर रही है। तो बोलिए जनाब 20,000 इंटू 500 इट कम्स टू 10 मिलियन जी। नेक्स्ट 129 मिलियन 0.60। नेक्स्ट 87.48 मिलियन। अच्छा जी, अब रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन हैंड AB5 का हमारे पास रेलेवेंट मटेरियल सिर्फ 0 में ही है ना, तो उसने लिखा इट इज इन कंटिन्यूस यूज। तो भाई जो कंटिन्यूस यूज में मटेरियल होता है उसकी कॉस्ट क्या होती है, करंट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस वो तो 500 ही है ना, तो इसका मतलब यहां पे भी जो इन हैंड है, मटेरियल हैंड है, वो A है। तो A इंटू से दिस इज A, दिस इज B, तो इसको हम कहेंगे ये भी A इंटू B ही आएगा। ठीक हो गया। तो 100,000 इंटू 500 50 मिलियन। यहां पे कुछ इन हैंड ही नहीं है, तो लीजिए जनाब ये आपकी टोटल कॉस्ट। $60, 129.60, 87.48। एग्रीड जी। इन वैल्यूज पे कोई डिसएग्रीमेंट? AB5 की मटेरियल कॉस्ट
पीरियड 1 में 60, 129.6 एंड 87.48 वर्किंग 2 CD7। जी AB5 की वर्किंग में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? CD7 की वर्किंग भी हम इसी अंदाज में बनाएंगे। वर्किंग 2, 3 कॉलम में ये वर्किंग बनेगी बिल्कुल ऐसे ही। वन टू थ्री टोटल रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल इन हैंड, इन स्टॉक कह लीजिए, और रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड। पहले यहां तक आते हैं, फिर आगे की कहानी बनाते हैं। हमारी टोटल रिक्वायरमेंट रहेगी यहां पे जी सेल यूनिट्स इनटू 2 यूनिट्स। तो यह जनाब यूनिट्स में हमें डाटा मिलेगा 80,000, 160,000 एंड 100,000। ये जी हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई। और इन हैंड हमारे पास हैं जी 90,000। तो 90 में से 80 यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, 10 यहाँ पे यूज़ होंगे, ऐसे ही है जी। तो इसका मतलब हम ख़रीदेंगे 1 में 0, 2 में 150,000 एंड 3 में 100,000। यह है मटेरियल जो हमें ख़रीदना पड़ेगा। तो जनाब परचेज़ प्राइस यहाँ पे ले आइए। परचेज प्राइस क्या है? तो करंट परचेज प्राइस CD7 की 330 है। तो 1 में तो कुछ लेना ही नहीं, तो रेलेवेंट ही नहीं हुई। यहाँ पे लेना है तो फिर 330 में तो 8% का इजाफा आ जाएगा, और यहाँ पे लेना है तो 330 में 8% का इजाफा 2 दफ़ा लग जाएगा। लीजिए जी, अब यहाँ पे हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड। ये रुपीज़ में वैल्यू है और यहाँ पे हम रुपीज़ इन मिलियन में ले रहे हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड क्या है जी? वन में तो 1 में तो 0 हो गया, 2 में 53.46, 3 में सॉरी 38.49। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू बी परचेज आ गया। और अब जो इन हैंड है उसकी बात करनी है हमें, जो इन हैंड है उसकी बात करनी है। इसमें हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टॉक। इन स्टॉक इज द अप्रोप्रिएट वर्ड, हम इन हैंड की जगह इन स्टॉक कहते हैं जी। अच्छा जी, अब आइए जो इन स्टॉक है उसकी कहानी क्या है, उसके लिए अब हमने पढ़ना पड़ेगा हमें नोट नंबर 2। सबसे ज़्यादा रिफ्रेश कर लें। नोट नंबर 2 को देख के हम ज़रा फैसला करते हैं। CD7 की बात कर रहे हैं जी हम। द मटेरियल हैज़ नॉट बीन रिक्वायर्ड फॉर द लास्ट 1 ईयर। ये ट्री अपने सामने खोल लीजिएगा जी। मटेरियल इज इन स्टॉक, इज इट इन रेगुलर यूज? नो। द ओनली अल्टरनेटिव यूज, डज इट हैव एन अल्टरनेटिव यूज? यस। द ओनली अल्टरनेटिव यूज टू यूज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मटेरियल PK1। और हमने कहा जब अल्टरनेटिव यूज है तो हम हायर ऑफ द 2 वैल्यूज लेते हैं, स्क्रैप वैल्यू और बेनिफिट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग इट टू डिफरेंट यूज। तो स्क्रैप वैल्यू तो यहां पे गिवन है 220, और बेनिफिट फ्रॉम द अल्टरनेटिव यूज क्या है? 540 माइनस 240, 300। तो रेलेवेंट क्या हुआ? 300। ठीक हो गया। तो 300 पर यूनिट है इसका रेलेवेंट, लेकिन ये 0 के लिए और 1 के लिए, 1 के लिए है, सिर्फ 1 के लिए 300 है, ऐसे ही है। तो हमने कहा जी हमारे लिए जो रेलेवेंट इसका रेट बनता है वो रेलेवेंट रेट बनता है 300 ईयर 1 में, और 300 इंटू 1.08 ईयर 2 में, ऐसा ही है। तो जनाब अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कीजिए। ईयर 1 में 300 से मल्टीप्लाई करें, 80,000 इंटू 300, 24 मिलियन। $10,000 into 300 into 1.08,
3.4 मिलियन, 3.24 मिलियन। लीजिए जी, यहाँ से अब सम कर लीजिए, ये टोटल कॉस्ट आ गई आपकी पहले साल की 24, दूसरे साल की 56.70, तीसरे साल की 38.49। ये हमारे पास दूसरा मटेरियल भी कवर हो गया। क्या नाम है इसका? CD7। CD7 ये आ गया जी। तो इसकी कॉस्ट आई यहाँ पे 24, यहाँ पे 56.7 और इधर है जी 38.49। अब आ रही है EF2 की, इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग 3। सेम पैटर्न पे वर्किंग हमारी 3 रिपीट होनी है जी। वर्किंग 3 टोटल रिक्वायरमेंट लेंगे हम, फिर इसमें से देखेंगे रॉ मटेरियल इन स्टॉक है कितना, हमें मिलेगा रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे परचेज प्राइस से, हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड, और फिर हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टॉक उसको लेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। इसी अंदाज में हमें 3 साल का डाटा बनाना है जी, है जैसे हमने ऊपर काम किया। 1, 2 एंड 3 जी। सेल्स इंटू 1 यही है ना? तो 40,000, 80,000, 50,000 in hand 40,000, so only in the first year, so purchase 0, 80,000 and 50,000। current purchase price, current purchase price EF की है जी 150, तो 1 में भी 150 चलेगी, यहाँ पे होगी 150 इंटू 1.08, यहाँ पे होगी 150 इंटू 1.08 रेज़ टू पावर 2। तो जनाब बताइए यहाँ से क्या बनी? 80,000 इंटू 150 इंटू 1.08, सॉरी 12.96। और नेक्स्ट वन जी 2.92। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन 8.75। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टॉक सिर्फ फर्स्ट ईयर में 40,000 है, और इसकी वैल्यू नोट नंबर 3, इट वॉज परचेज 2 years ago, it can be used in the production of Z, otherwise it would be disposed of। So material is in stock, not in regular use, has no alternative use। scrap value is the relevant, और scrap value की बनती है कितनी है? scrap value से मुराद NRV बनेगी ना, यहाँ पे 75 का बिकता है 25 की डिस्पोजल कॉस्ट के साथ 50 रुपए। तो जनाब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक एट द रेट ऑफ 75 माइनस 25, तो 40,000 इंटू 50, 2 मिलियन, 2 मिलियन। तो जनाब ये बना आपका सारा खाता। 2 मिलियन 12.96 एंड 8.75, 2 मिलियन 12.96 एंड 8.75। जी, एनी क्वेश्चन? जी, कोई सवाल जी यहाँ तक? ये सिंपल रेलेवेंट कॉस्टिंग का मैंने प्रिंसिपल लगाया यहाँ पे। अब हम मुझे लगता है अनस्किल्ड
और वेरिएबल ओवरहेड आसान है, पहले इसको डील कर लेते हैं। स्किल्ड लेबर को मैं जरा होल्ड करता हूं क्योंकि उसमें आइडल टाइम का कुछ जिक्र आ रहा है। अनस्किल्ड के बारे में वो कहता है कि आपके अनस्किल्ड जो टाइम चाहिए वो 4 आवर्स पर यूनिट चाहिए। कहां लिखा हुआ ये? नोट नंबर 6 में, नोट नंबर 6 की लाइन, नंबर 6 में कहां पे है अनस्किल्ड का कहानी? 6 की पहली लाइन, एवरी 100 यूनिट्स वुड रिक्वायर 600 स्किल्ड एंड 400 अनस्किल्ड। 100 यूनिट के पीछे 400 का मतलब 4 आवर्स पर यूनिट। तो जनाब हमें अनस्किल्ड की कहानी कैसे डालनी है कि हमने क्या जी, हमें सेल्स यूनिट्स लेने हैं, सेल्स और प्रोडक्शन यहां पे बराबर है ना, इनटू 400 बाय 100 करेंगे तो ये पर यूनिट आ गया। यूनिट्स इनटू आवर पर यूनिट, ये टोटल आवर हो गए। रेट क्या है इसका? इसी नोट में गिवन है, आखिरी लाइन 50 रुपए पर आवर। ये आपकी कॉस्ट बन जाएगी पहले साल की। जो करंट कॉस्ट है वही पहले साल में चल रही है। कितनी बनती है कॉस्ट बताओ जरा? पहली कॉस्ट कितनी आई? 8 मिलियन। ठीक हो गया जी। अब इसके आगे आपने यूनिट्स बदलते जाओ, लेकिन 8% पर एनम की ग्रोथ भी डालते जाओ। यूनिट्स बदलो 80,000 पे और 8% की ग्रोथ डालो। अगली कॉस्ट क्या आई? जी, यूनिट्स बदलें 50,000 पे और 8% पे दूसरी ग्रोथ आ रही है 17.28, 11.66। जी, अनस्किल्ड लेबर की कॉस्ट आ गई। अब आइए वेरिएबल ओवरहेड पे। वेरिएबल ओवरहेड का नोट है जी 7, जिसमें उसने का रेट है 150 एब्जॉर्प्शन का, जिसमें से 40% वेरिएबल, 60% फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन है। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन इज नेवर रेलेवेंट। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड्स आर रेलेवेंट। तो 150 का 40% इज रेलेवेंट, पर वो पर स्किल्ड आवर, पर स्किल्ड आवर है। तो हमें स्किल्ड आवर लेने हैं। वो बनेंगे जी, हमारे स्किल्ड आवर होंगे सेल्स इंटू 600 ओवर 100, 6 पर आवर है ना, ये आपके स्किल्ड आवर आ गए। और पर स्किल्ड आवर आपका रेट है 150 का 40%, 40% ऑफ विच आर फिक्स्ड। बिल्कुल ठीक है जी, 60% आपका वेरिएबल है, 40% इज फिक्स्ड, 60% वेरिएबल है। और इसके बाद उसी अंदाज में इस पे 8% पर एनम इन्फ्लेशन। तो जनाब पहले साल की कॉस्ट क्या आई? 40,000 इंटू 6 इंटू 90, 40,000 इंटू 6 इंटू 90, यही है ना पहले साल की कॉस्ट। रुपीज इन मिलियन में बोलिए। $40,000 इंटू 6 इंटू 90, तो क्यों नहीं हो रहा ये 3 मल्टीप्लीकेशन? 21.6 मिलियन। नेक्स्ट होगी आपकी 40 की जगह 80 हो जाना है, इंटू 6 इंटू 90 इंटू 1.08, 80,000 इंटू 6 इंटू 90 इंटू 1.08, यही है कैलकुलेशन। 67 या 66, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट 50,000 इंटू 6 इंटू 90 इंटू 1.08 रेस्ट पावर 2, 31.49। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? आपको कैलकुलेशन में आपकी वैल्यूज पे डिफरेंट वेरिएबल्स के क्या इफेक्ट आ रहे हैं, इनके बारे में आपकी थिंकिंग बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और ये मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ, जब तक सवालों को आप बार बार पढ़ने की आदत नहीं डालते, ये क्लैरिटी आपकी स्टैब्लिश नहीं होती। आप
अपने रेलेवेंट वेरिएबल्स पिक नहीं कर पाते और उन वेरिएबल का इम्पैक्ट डिफरेंट वैल्यूज पे क्या आना है ये पिक नहीं कर पाते अगर सवाल को बार बार नहीं पढ़ोगे। पहली रीडिंग में अक्सर चीज़ें आप कैप्चर नहीं करते और अक्सर चीज़ें कैप्चर तो करते हो बट उनके इफेक्ट की डायरेक्शन और एक्सटेंट नहीं मैयर होती हैं आपसे, इसलिए आपको सेकंड थर्ड रीडिंग चाहिए होती है ताकि आप पूरे डाटा को सही तरह कैप्चर कर सको और उनके तमाम पॉसिबल इफेक्ट्स को समझ सको। क्योंकि आपके इंडीड हमें हर कैलकुलेशन पे यहाँ पर नंबर मिल रहे हैं। आपने इनिशियल कैपेक्स की फिगर डाली में भी आधे नंबर मिलेंगे, मार्किंग स्कीम पे हम जाके देख सकते हैं। वर्किंग कैपिटल कैश डाला 1 नंबर मिल गया, रेवेन्यू कैलकुलेट किया 1 नंबर मिल गया, ये कैलकुलेट किया 2 नंबर आ गए, 1.5 नंबर आ गया, 1 नंबर आ गया, 1 नंबर आ गया, इस तरह के नंबर बटे में सारे। तो जहाँ पे आपने पूरे इफेक्ट्स इनकॉर्पोरेट नहीं किया वहाँ पे 1 1.5 2 नंबर आपकी वर्किंग के हिसाब से उठते जाएंगे। तो इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ा होगा तो तमाम वेरिएबल आप ले पाते हैं। अच्छा जी, आखिरी वेरिएबल हमारा रह गया है, दैट इज स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर हमारे पास है, परमानेंट लेबर है जिसके पास कुछ आइडल टाइम है और बाकी हमें लेबर हायर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें इसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, हमारे पास नंबर 4 है जी, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारे पास इसमें से आइडल टाइम कितना है, जो ऑलरेडी हमारे पास स्पेयर टाइम, बल्कि इसको मैं कहूंगा स्पेयर टाइम कह लीजिए, या चलें अगर उसने आइडल टाइम का वर्ड यूज किया तो हम आइडल टाइम कह लेते हैं। परमानेंट वर्कर है, उनका आइडल टाइम, एकेडमिकली अप्रोप्रिएट टर्म तो स्पेयर बनती है लेकिन कोई नहीं, उसने आइडल का, हम आइडल ले लेते हैं। तो ये जनाब ये आवर्स टू बी हायर्ड आ जाएगा, आवर्स टू बी हायर्ड आ जाएगा। तो फिर हम लेंगे रेट, आवरली रेट, इसके बाद हम यहां कैलकुलेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ लेबर आवर्स टू बी हायर्ड एंड कॉस्ट ऑफ आइडल लेबर आवर्स, या आइडल लेबर आवर्स चलें, इसको स्पेयर लेबर आवर्स कर लेते हैं, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर। 3 सालों का डाटा है, इसे 3 कॉलम में हम बनाएंगे। स्टार्टिंग विद द टोटल रिक्वायरमेंट, कितनी है टोटल रिक्वायरमेंट हमारी, सेल्स इंटू 600 बाय 100, ऐसा ही है। तो जनाब हमारी टोटल रिक्वायरमेंट आवर्स में बताइए, 1 2 3 40,000 इंटू 6 240,000, 80,000 इंटू 6 480,000 और 300,000। आइडल टाइम, स्पेयर टाइम 14,000, 18,000 and 16,000. Hours to be hired 226,000, 462,000 and 284,000। रेट क्या होगा जी? अब यहां पे देखिए उसने बताया है कि एडिशनल टाइम जो आप हायर करेंगे उसकी सैलरी होगी 35,000 और नॉर्मल जो आपका टाइम होता है 1 महीने में वो कितना होता है जी, 200 घंटे। तो यहां से आवरली कॉस्ट निकाल लो, आपकी आवरली कॉस्ट क्या आने वाली है एडिशनल हायरिंग की। ये तो करंट है ना, तो ये तो आएगी पहले साल की, अगले साल इट विल बी लीजिए जी, यहां से आप बता दीजिए कॉस्ट ऑफ हायरिंग क्या आ रही है। ये रुपीज में है, यहां पे अब आप आके रुपीज इन मिलियन में हो जाइएगा। रुपीज इन मिलियन में बता दीजिए क्या आ रही है जी कॉस्ट ऑफ हायरिंग एडिशनल टाइम। $80, 39.55, next 87.32, 57.97। अच्छा जी, आइडल आवर की कॉस्ट, आइडल आवर हमारे पास है जी ये ए में, और अगर ये रेट बी है तो क्या आइडल आवर पे में पूरा रेट लगना है या जीरो लगनी है कॉस्ट? हमने पढ़ा हुआ है परमानेंट लेबर के पास अगर स्पेयर टाइम हो तो उसका तो रेलेवेंट कॉस्ट जीरो होती है, बट दैट वाज अंडर द कॉन्सेप्ट कि परमानेंट लेबर को आइडल टाइम में फुल तनख्वाह दे रहे हैं, काम करवाने से कुछ नहीं देना पड़ता। बट यहां पे हम फुल तनख्वाह नहीं दे रहे, हम कितना पे कर रहे हैं, 70% पे करते हैं उनको। इसका मतलब काम करवाएंगे तो फिर 100 पे करना पड़ेगा ना। तो रेलेवेंट क्या हुआ,
आर्ली रेट का 30%, बिल्कुल ठीक है जी। तो A इंटू B का 30%, ये रेलेवेंट कॉस्ट है आपकी। अगर उसने यहां पे आइडल टाइम के बारे में कुछ ना लिखा होता, पेमेंट के बारे में कुछ ना लिखा होता तो हम इसकी कॉस्ट 0 लेते, लेकिन यहां पे उसने कहा है आइडल टाइम में आप 70 पे करते हो, तो इसका मतलब उस लेबर को इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करोगे तो फुल पे करोगे, 30% बिकम्स रेलेवेंट। तो कितनी बनी जनाब? A इंटू B इंटू 30%, 0.74। ओए माई मिस्टेक, B नहीं, करंट लेबर का रेट फर्क है, करंट लेबर का रेट B नहीं है भाई, करंट लेबर का रेट B नहीं है। करंट लेबर का रेट क्या है? 30,000 ओवर 200, ऐसा ही है ना? करंट लेबर से ओवर टाइम करवा रहे हैं ना, तो ये इसका 30% आएगा पहले केस में। तो ये कितना बना जी? 0.63 ऑनवर्ड। अब इसमें 8% पर एनम इन्फ्लेशन डाल दो, मतलब A यही रहेगा, A ये आ गया, इंटू दिस इंटू 30%, 8% इन्फ्लेशन। Next, A into this into 30%, 2 times the inflation of 8%. लीजिए सम कीजिए, पहले साल का सम 40.18, दूसरा सम 88.20, तीसरा सम 58.81। जी, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में? पहले साल पे यही रेट लगा 300/200, आगे एक इन्फ्लेशन, यहाँ पे 2 इन्फ्लेशन। लीजिए जी, अब सवाल कंप्लीट है, आपको एनपीवी करनी है। यहाँ पे पहले साल की कॉस्ट है जी 40.18, दूसरे साल की कॉस्ट है 88.20, तीसरा साल है 58.81। लीजिए जनाब, डाटा आपका कंप्लीट है। इसके बाद एनपीवी कैलकुलेट करना शुड नॉट बी अ बिग डील। ठीक है जी, डाटा कंप्लीट है, एनपीवी कैलकुलेट करना शुड नॉट बी अ बिग डील। अच्छा जी, लेट्स मेरा ख्याल है हमारी वैल्यूज़ तकरीबन एग्जामिनर से मैचिंग ही हैं, तो मुझे लगता है कि हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद उसने जो एनपीवी निकाली हुई है हमारी भी वही आनी चाहिए, 12.05 के लगभग पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब हमारा डिसीजन है कि हमें प्राइस एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मैं कैलकुलेशन पार्ट अब यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे आंसर मैं देखता रहा हूँ, वैल्यूज़ हमारी मैचिंग ही आई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाए फ़र्क यह है कि उसने 1000 में राउंड ऑफ किया, मैंने मिलियन में राउंड ऑफ किया। तो ये जनाब हमारी एनपीवी आ गई। तो एनपीवी पे जब हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ तो अब हम इसकी सेंसिटिविटी की तरफ जाएँ। तो इसकी सेंसिटिविटी का पार्ट नहायत आसान है। वैसे 2 मांगी हैं जी सेंसिटिविटी, इसने 2 नंबर की हैं। एक है सेल प्राइस की सेंसिटिविटी। तो सेल प्राइस की सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या बनेगा? एनपीवी डिवाइडेड विद टैक्सेस नहीं है यहां पे। प्राइस का रेलेवेंट कैश फ्लो क्या होता है डिनोमिनेटर में? रेवेन्यू। तो एनपीवी डिवाइड विद पीवी ऑफ रेवेन्यू, सिंपल। ठीक है जी, एनपीवी डिवाइड विद पीवी ऑफ रेवेन्यू। आपके पास रेवेन्यू कैलकुलेट हुआ है, मैं इसको सिर्फ यहां से वॉक थ्रू करवा देता हूं आपको, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहायत आसान है, इसमें कोई हमारे लिए चैलेंज नहीं है। हमने रेवेन्यू कैलकुलेट किया था, याद है ना, 200 मिलियन, 400 मिलियन, 250 मिलियन। तो ये उसने रेवेन्यू की पीवी ली है। ठीक है जी, 3 साल का रेवेन्यू, 3 साल के रेवेन्यू की पीवी और एनपीवी ओवर पीवी ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो प्राइस की सेंसिटिविटी आ गई कि प्राइस में 1.91 का ड्रॉप आया तो एनपीवी 0 हो जाएगी। इससे ज्यादा ड्रॉप पे प्रोजेक्ट विल नो मोर बी फीजिबल। ये हमारी इंटरप्रिटेशन आ गई। दूसरा है जी डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेंसिटिविटी। उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं आईआरआर।
तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% पे ऑलरेडी एनपीवी की हुई है, ये इसने मोंगी मार दी, 16% पे ऑलरेडी एनपीवी हुई भी है ना, तो हमें सिर्फ एक रेट पे एनपीवी और लेनी है, ठीक है, और इंटरपोलेशन से आईआरआर ले लेनी है। तो लेट्स अज्यूम जैसे उसने आईआरआर यहां पे निकाली तो इसने 15 और 20 में इंटरप्रेट कर दिया, जरूरत नहीं थी, ये अननेसेसरी एक्टिविटी है, हमें 16 और 20 में इंटरप्रेट कर लेना चाहिए था। लेट्स अज्यूम अगर इंटरपोलेशन से ये अगर आईआरआर आ रहा है तो सेंसिटिविटी हमारी आ रही है, सेंसिटिविटी किधर गई, ये आ गई 20.28 माइनस 16। अच्छा, अब उसने इसको एक्सप्रेस डिफरेंटली कर दिया, उसने इसको पोर्शन में कर दिया, रिलेटिव टर्म में कर दिया, हम तो इसको 4.28 भी लिख सकते हैं कि जी हमारी सेंसिटिविटी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16 से 20.28 पे चला जाए तो एनपीवी 0 होती है, इससे ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ तो प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं रहेगा। एग्जामिनर ने इसकी प्रेजेंटेशन को एक स्टेप और आगे ले गया, वो एक स्टेप आगे क्या लेके गया, चेंज एज अ परसेंटेज ऑफ बेस कर दिया, उसने 4.208 ओवर 16 कर दिया, एक स्टेप आगे ले गया, ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं था, आप इस सब भी प्रेजेंट कर देंगे कि 16% का 26.75% इजाफा, ठीक है, 16% का 26.475 क्या बनता है 4.28, तो 16 प्लस 4.28 20.28 होता है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेंसिटिविटी को प्रेजेंट करने का एक अल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है, विच वी मे और मे नॉट फॉलो। हम इसको यहां पे भी खत्म कर सकते हैं, आईआरआर निकाल के यहां पे बता सकते हैं भाई ये भी जो आप कंप्लीट है हमारा, समझ आ रही है एग्जामिनर को कि हमने क्या बताया है, ठीक है। इस तरह की कैलकुलेशन बिल्कुल जरूरी नहीं है, अनलेस कोई एमसीक्यू आए जिसमें उसने पूछा हो कि जी एज अ परसेंटेज ऑफ करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना चेंज आए, तो फिर वो एमसीक्यू तो हमें नहीं आना ना P4 यहाँ पे बीएफडी में। तो ये जी हमारी सेंसिटिविटी यहाँ पे कवर होती है। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, मेरे प्लान में फिलहाल एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, वो क्वेश्चन नंबर 34 में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दो चैप्टर्स हमारे हैं अगले चैप्टर 3 एंड 4। यस, चैप्टर 3 एंड 4। चैप्टर 3 तो ऐसा ही छोटा सा है, सोर्स ऑफ फाइनेंस छोटी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन, वेरी लिमिटेड न्यूमेरिकल इन्वॉल्व है उसमें। असल चीज सोर्स ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस के सोर्सेज की कॉस्ट कैलकुलेट करना, वो हमारा जो चैप्टर 4 शुरू होगा वो काफ़ी हमारा डिटेल्ड और काफ़ी एडवांस लेवल चैप्टर है, और बड़ा ग्रेजुअली हम शुरू करेंगे और बड़े चैलेंजिंग एरियाज में हम जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आप नेक्स्ट वीक आएँ तो आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को अच्छी तरह रिवाइज करके ग्रिप में लेके आएँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्काउंटिंग के जो है वो हर आगे चैप्टर में टच होने वाले हैं, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे अच्छी ग्रिप रहेगी तो आगे जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे होंगे उनको भी आप बेहतर अंदाज में समझ के हमारे साथ चल पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह मंडे को हमारा एक लेक्चर जो शुरू होगा, उसमें क्वेश्चन करने के बाद हम शुरू कर देंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस, और ट्यूसडे को ही, मंडे को ही शायद नहीं, मंडे को नहीं, ट्यूसडे को सोर्स ऑफ फाइनेंस कंप्लीट हो जाएगा, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू कर चुके होंगे, ठीक है। और वो जैसे मैंने कहा कि अच्छा एक एडवांस लेवल टॉपिक रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।